चले सेट कर लो जैसा भी सेट है करना। 2 बजे बाद चेंज ऑफ बेसिस। चलो सुनो सब दोहरा दे रहे हैं ना, पुरानी पुरानी बातें सारी दोहरा दे रहे हैं और आपकी बात समझना ध्यान से ना। फ्लिपिंग कहाँ से कैसे क्या होती है, क्योंकि कोई फ्लिपिंग नहीं होती है, वो सिर्फ आपका एक धोखा है, होते सारे रूल। सुनो हम ले रहे हैं एक वेक्टर स्पेस, कोई एक वेक्टर स्पेस हमने लिया कैपिटल V, ठीक। इसकी हम डायमेंशन मान करके चल रहे हैं, माना इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ कैपिटल V इज इक्वल टू 4 लेंगे, 4 लेंगे पर्टिकुलर में, इसकी डायमेंशन 4 लेंगे, ठीक। तो जाहिर सी बात है अगर ये वेक्टर स्पेस 4 डायमेंशन का है तो हर वेक्टर स्पेस के पास अपना बेसिस होता है, और बेसिस यूनिक हो, मतलब एक हो, ये कोई जरूरी नहीं, बेसिस एक से ज़्यादा होंगे। हम इसका पहला बेसिस ले रहे हैं कि माना इसका पहला बेसिस हमको दिया गया है कैपिटल V इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ वेक्टर V1, वेक्टर V2, वेक्टर V3, वेक्टर V4, ये पहला बेसिस हुआ। दूसरा बेसिस हमको दिया गया है C इज इक्वल टू वेक्टर C1, वेक्टर C2, वेक्टर C3, वेक्टर C4, ये दो बेसिस निकल के आए। इसका मतलब जिस दिन हम इस पहले वाले बेसिस को कंसीडर कर रहे होंगे उस दिन फॉर ऑल x बिलोंग टू द आवर वेक्टर स्पेस कैपिटल V, x बिलोंग टू द स्पैन ऑफ B1, B2 सो ऑन, इस तरह से B4, हाँ या ना, क्लियर है? क्योंकि x के अंदर बिलोंग करने वाला हर वेक्टर कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस एलिमेंट, और जिस दिन आप x को बेसिस एलिमेंट यानी इसके एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हो, कुछ कोफिशिएंट की दरकार होगी, वो कोफिशिएंट हम मान करके चल रहे, माना है a1 इंटू वेक्टर b1 प्लस a2 इंटू वेक्टर b2 प्लस a3 इंटू वेक्टर b3 प्लस a4 इंटू वेक्टर b4। तो कोफिशिएंट आए a1, a2, a3, a4। ये जो कोफिशिएंट आते हैं इसी कोफिशिएंट को कहा जाएगा दैट्स कोफिशिएंट कलेक्शन इज नोन एज द कोऑर्डिनेट ऑफ x रिलेटिव टू द बेसिस b, या इसको सीधे सीधे b कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, यानी b कोऑर्डिनेट ऑफ x रिलेटिव टू द बेसिस b इज इक्वल टू, सीधे सीधे b कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू a1, a2, a3, a4। मिल गया? चूंकि v कितने का था, 4 डायमेंशन का, अगर v 4 डायमेंशन का है तो इसका मतलब इसका हर एलिमेंट एक मैपिंग के थ्रू मैप होगा, हमेशा किसमें, R4 में मैप होगा। अगर ये 5 डायमेंशन का होता तो किसमें मैप होता, R5 में। जितने डायमेंशन का होगा उतने ही डायमेंशन के R के ऊपर उतना लगा दो, उसमें जाकर के मैप होगा, ठीक। तो इसका b कोऑर्डिनेट ये हो गया। ये तब तक किसका है, हेलो हेलो, ये पहले बेसिस से, हाँ वो होगा, कोई होगा, छोड़ो, जिसकी जरूरत होगी दोबारा कॉल बैक करेगा, हम ही क्यों मिलाएं ना। मतलब हम लोग करेंगे तो आप दोबारा कॉल बैक नहीं करेंगे, नहीं, इसीलिए नाम सेव होना चाहिए, नाम सेव है तो उठ जाएगा, नहीं सेव है तो कौन उठाएगा मेरी गाड़ी में बात करना। ये तो नहीं, ये तो आज दीदी को आना है ना, इसीलिए रिसीव कर रहे हैं, पता नहीं किस नंबर से किसकी कॉल है, नहीं तो रिसीव ही ना करते हैं, कहाँ करते हैं। सुनो ये तो पहला हुआ। दूसरे बेसिस के रिस्पेक्ट में अगर इसी को लिखा जाए, अच्छा ये किसी एक का किस्सा नहीं है, कैपिटल V के अंदर जितने भी एलिमेंट बैठेंगे, कैपिटल V के अंदर जितने एलिमेंट बैठेंगे, V का हर मेंबर इस बेसिस एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा, और जब लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा तो आगे जो कोफिशिएंट बैठेंगे, मतलब उस वेक्टर को लिखने के लिए हमें जिन कोफिशिएंट की दरकार होती है, इसी का जो एक कलेक्शन, ये जो वेक्टर बनता है कॉलम वेक्टर, यही हमारा b कोऑर्डिनेट कहलाएगा, क्योंकि सब लोग बेसिस b के रिस्पेक्ट में लिखे जा रहे हैं, ठीक। अब बात करते हैं, अगर हम इसी x को अब की बार c के लिए लिखें तो अब बेसिस चेंज हो चुका है, तो पक्का अब आगे के कोफिशिएंट भी बदलेंगे, यानी अब हम मान रहे हैं, माना हमने कुछ ऐसा किया, x कैन बी रिटन एज, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आए तो d1 वेक्टर c1 प्लस d2 वेक्टर c2 प्लस d3 वेक्टर c3 प्लस d4 वेक्टर c4, ये बना। अब यहाँ पर अगर x का c कोऑर्डिनेट मांगा जाए तो c कोऑर्डिनेट ऑफ x इज इक्वल टू ये होगा d1 d2
D3 D4, ऐसा कुछ होगा। हमारे पास इसको निकालने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस ये होता है कि अगर किसी ने कहा कि आप किसी दिए गए वेक्टर x को इस बेसिस एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में रखो, अगर ये नॉन स्टैंडर्ड बेसिस है, अगर ये नॉन स्टैंडर्ड है तो हमको सोचना पड़ेगा, हर वेक्टर के लिए हर बार सोचना पड़ेगा, और सोचना नहीं बल्कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम करेंगे क्या, हम इसको मानेंगे x इज इक्वल टू, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर यही b हमको दिया जाता, ध्यान देना, b लिख देते 1 2 3 4, ठीक। अगला हमें दे दिया जाता है ये मान करके चला जाए या वैसे ही नॉर्मली चल जाए, छोड़, जनरलाइजेशन बता रहे हैं, सुनो। x इज इक्वल टू, जब इसको लिखा गया तो इसको हमने लिखा a1 वेक्टर b1 प्लस a2 वेक्टर b2 प्लस a3 वेक्टर b3 प्लस a4 वेक्टर b4, ठीक। इसको इधर से हटा करके इधर कर दें, इज इक्वल टू x। कोई कंफ्यूजन इसमें, लिख दिए। हमको यही a1 a2 a3 a4 चाहिए, तो इसमें अब अगर इसको देखा जाए तो ये एक वेक्टर इक्वेशन है। a1 a2 a4 को निकालने के लिए हम वेक्टर इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन पर स्विच करते हैं। इसको मैट्रिक्स इक्वेशन में स्विच करें तो पहला कॉलम कौन बना, वेक्टर b1, दूसरा कॉलम वेक्टर b2, तीसरा कॉलम वेक्टर b3, चौथा कॉलम हो गया वेक्टर b4। ये तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई, और यहाँ पर वेरिएबल मैट्रिक्स हो जाएगी a1 a2 a3 a4, ये हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स हो गई। दिस इज इक्वल टू कितना हो गया x। इनकी वैल्यू को निकालने के लिए अब अगर इसको देखो तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये दिख रहा है a y इज इक्वल टू x मैट्रिक्स फॉर्म है, ठीक। इस मैट्रिक्स फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स A भी बनाते हैं। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होगी b1 b2 b3 b4 और ये डॉटेड लाइन x। इसको इसके रिड्यूस्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, इसको कंप्लीटली सॉल्व करते हैं, जैसे लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व किया जाता है वैसे इसको सॉल्व करते हैं और a1 a2 a3 a4 की वैल्यू निकालते हैं। ये एक लंबा प्रोसेस है, और लंबा प्रोसेस इतना है कि आप हर वेक्टर के लिए हर बार इतना बड़ा प्रोसेस नहीं अडॉप्ट कर सकते। तब हमको जरूरत पड़ती है एक ऐसे रूल की कि हमको एक नियम पता चल जाए जिस नियम के हिसाब से हम जब चाहे जैसा चाहे वेक्टर को वहां पर रखें और आसानी से कैलकुलेट कर लें कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, या इनको जब बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में रखा जाएगा तो किन कोफिशिएंट की दरकार हमको है वो कोफिशिएंट हम आसानी से निकाल सकें। और उसके लिए फिर हमारे पास एक रास्ता आता है ये चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स बनाने का, यानी मैट्रिक्स P को जनरेट करने का। P अब नीचे जो सफिक्स है वो ये डिपेंड करता है आप किस बेसिस से किस बेसिस की तरफ जा रहे हो। अगर हम B से C की तरफ जा रहे हैं तो ये चेंज ऑफ मैट्रिक्स P B2C निकाली जाएगी, और अगर हम C से B की तरफ जा रहे हैं तो ये P C2B निकाली जाएगी। इतनी बातें क्लियर, इतनी दूर तक खाली कथा चली। अब असली काम इसका बात ये आती है कि अगर आपको चेंजिंग चाहिए, सबसे पहले हम अपने हर वेक्टर को बेसिस B के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। मेरे पास जितने वेक्टर है वो सब बेसिस B के रिस्पेक्ट में लिखे गए हैं, लेकिन हमको उन सब को चाहिए C के रिस्पेक्ट में, कि अब हम उनको लिखना चाहते हैं C के रिस्पेक्ट में। तो हम कहते हैं इसका सीधा सा नियम ये होता है कि अगर आपको किसी वेक्टर का C कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप लिखिए C कोऑर्डिनेट ऑफ x इज इक्वल टू चेंज ऑफ मैट्रिक्स P B2C, चेंजिंग है B से C में, इनटू पुराना वाला कोऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ x रिलेटेड टू द ओल्ड बेसिस B। यानी अब ये मैट्रिक्स पुराने वाले पर ऑपरेट करेगी और आपको नया वाला C कोऑर्डिनेट देगी, यानी आपको वो कोफिशिएंट देगी जिस कोफिशिएंट की आपको नीड है x को C के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए, ये कोऑर्डिनेट मिलेगा, ठीक। अच्छा, ये कौन, इसके अंदर के लिए बात होती है तो कहा जाता है कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ x या C कोऑर्डिनेट ऑफ x इज इक्वल टू मैट्रिक्स, इसके अंदर जितने भी कॉलम भरे जाएंगे जा कहां से कहां रहे हैं, B से C पर जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमको पुराने बेसिस का C कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा। तो पुराने बेसिस का पहला एलिमेंट कौन होता है, B1, तो B1 का C कोऑर्डिनेट इसका पहला कॉलम बनेगा। पुराने बेसिस का दूसरा एलिमेंट कौन है, B2, तो B2 का C कोऑर्डिनेट जो होगा वो इसका सेकंड कॉलम बनेगा। इस तरीके से चलते हुए कहां तक आए, B4 तक ना। B3 का C कोऑर्डिनेट थर्ड कॉलम और B4 का C कोऑर्डिनेट इसका फोर्थ कॉलम। ये मैट्रिक्स तैयार है, इनटू यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे
कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स को। इतनी दूर तक कोई दिक्कत अभी नहीं? कमलेश, इस पे कहीं कंफ्यूजन वो तो बोलना। ठीक, सुनो। अब है क्या कि जैसे इतना सब कुछ, ये तो जनरल रूल हो गया। ये एक जनरल रूल है जो किसी भी वेक्टर के लिए काम करेगा। आपको किसी भी वेक्टर से डिमांड किया गया, जैसे हमने कह दिया कि हमको 1 2 3 4 ये है 1 2 3 4, ये एक कोऑर्डिनेट रहा होगा, इसका हमको बी कोऑर्डिनेट, ये स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में है, मान लिया ये स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में है। जब इसको बी के रिस्पेक्ट में लिखे, मतलब वो नया वाला जो बेसिस लिया गया है बी, उसके रिस्पेक्ट में लिखे, तो इसके कोऑर्डिनेट जो निकल करके आए, इसके कोऑर्डिनेट आए 2 8 9 2, बदल गया। यानी इसको उन दिए गए 4 एलिमेंट b1 b2 b3 b4 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते वक्त लिखा गया होगा 2 into b1, ध्यान देना, 2 into वेक्टर b1 प्लस 8 into वेक्टर b2 प्लस 9 into वेक्टर b3 प्लस 2 into वेक्टर b4 इज इक्वल टू दिस वेक्टर। ये b कोऑर्डिनेट हुआ, इसलिए ये b कोऑर्डिनेट। ठीक, अब हमसे कहा जा रहा है कि आप अब इसी वेक्टर को अब तक आपने b के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, अब आप इसको c के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए। चाहते हैं ठीक, आसान सा रास्ता, इसी को तो लिखना चाहते हैं ना, तो इसको लिखने के लिए वो पता कर लो कि आपको क्या कोफिशिएंट लगेंगे। इनको C1 C2 C3 C4 के करस्पॉन्डेंस में, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए क्या कोफिशिएंट लगेंगे, तो वो कोफिशिएंट इस तरीके से पता होंगे। और सीधे सीधे कहेंगे C कोऑर्डिनेट ऑफ x, C कोऑर्डिनेट ऑफ x इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स PBC, यही पूरी मैट्रिक्स उतार दी जाएगी, PB2C और उसके बाद इनटू ये लगा दिया गया। सिर्फ दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तुमको हर बार वो कोफिशिएंट मिल जाएंगे जिनकी जरूरत है दिए गए वेक्टर 1 2 3 4 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए। इतनी बातें क्लियर है? अब हम आते हैं कि इससे एक और बात जो निकल करके आती है उसकी बात। सर, हाँ, आप इसे स्टार्टिंग में कहते हैं कि हर एक एलिमेंट की मतलब कि लीनियर कॉम्बिनेशन बना के निकालेंगे। हाँ, हाँ, इन शॉर्ट में तो यही तो हम यहाँ भी कर रहे हैं। ये इसीलिए तो कह रहे हैं चेंज ऑफ बेसिस की हमको रिक्वायरमेंट, जो इस मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट है वो यही है। निकाल रहे हैं, या तो आप अलग अलग सबको बार बार सॉल्व कीजिए, और अगर आप बार बार सबको सॉल्व कर रहे हैं तो एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि रैंडमली किसी ने कह दिया कि आप इस वेक्टर को लिख करके दिखाइए, तो आप बैठ जाओगे उसको सॉल्व करने के लिए। इससे बेहतर है आप एक जनरल नियम उठा लो कि हाँ ये नियम मेरे पास है, तो हमको कुछ नहीं करना, दो का प्रोडक्ट कर देंगे, मेरा काम हो चुका है। ये कोऑर्डिनेट तभी तो निकालने पड़ेंगे ना। कौन से कोऑर्डिनेट? ये b कोऑर्डिनेट b1, ये याद रखना, जब भी ऐसा किस्सा होगा ना, b कोऑर्डिनेट आपको दिया गया, b कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, और जब b कोऑर्डिनेट अगर नहीं दिया गया है तो अच्छा काम ये करो ना, जो बेसिस दिया गया उस बेसिस का c कोऑर्डिनेट पहले निकालो, उसका c कोऑर्डिनेट पहले निकाल लो, ठीक, और उसको इस b कोऑर्डिनेट ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दो। b कोऑर्डिनेट ऑफ x से मल्टीप्लाई करते ही सीधे सीधे अपना काम बन चुका है। कौन आ गया? c कोऑर्डिनेट ऑफ। लेकिन अब अगर इसमें से कुछ भी ना दिया गया तब तो फिर बेहतर है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सॉल्व करके काम कर लिया जाए, तब बेहतर वही होगा। ये चीजें तब अच्छी हैं जब आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाए, जैसे आपको हर बार b कोऑर्डिनेट दिया जाए, हर बार b कोऑर्डिनेट दिया जाए, आपको बेसिस दिया गया हो, बेसिस दिया गया हो और आपसे c कोऑर्डिनेट की डिमांड करें, तो सोचो अगर डायमेंशन 4 है तो सिर्फ 4 वेक्टर को सॉल्व करके c कोऑर्डिनेट निकालना है, उसके बाद दुनिया की किसी भी वेक्टर का आप c कोऑर्डिनेट बता दोगे। लेकिन अगर तुमको बेसिस ही नहीं दिया गया है तब क्या करोगे? तब तो फिर सबका अलग अलग निकालना ही पड़ेगा। अभी आई बात समझ में? ठीक, तो ये तब के लिए है ना जब आपको बेसिस पता हो और आप बेसिस का c कोऑर्डिनेट निकाल सको, तब के लिए ये बात है। अब सुनो अगली बात, अगर किसी ने कहा, अब इनको देखने से पता चलता है इसलिए सब ओपन करके इसको लिख दिया। अब अगर किसी ने रैंडमली ऐसे ही पूछ लिया, ये मैट्रिक्स दे दी, उसने हमें PB2C दे दिया, ठीक, और उसने हमसे कहा कि आप हमको B1 का C कोऑर्डिनेट निकाल करके बताइए। ये मैट्रिक्स दी गई है और डिमांड किसकी है? B1 का C कोऑर्डिनेट। तो फार्मूला कहता है B1 का C कोऑर्डिनेट बराबर चेंज ऑफ मैट्रिक्स P B2C और B1 का B कोऑर्डिनेट आपको चाहिए। लेकिन अब ना अगर कोई ये काम कर रहा है तो सिर्फ बेवकूफी कर रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहला कॉलम दिया गया है। तो जब इसकी डिमांड करें ना बेसिस वाले की,
तो कुछ ना करो, बेसिस एलिमेंट का सी कोऑर्डिनेट मांग रहा है तो जिस नंबर वाले एलिमेंट का मांग रहा है उसी नंबर का कॉलम पकड़ लो। जैसे बेसिस में 18 एलिमेंट हुए और किसी ने तुमसे B15 का सी कोऑर्डिनेट मांगा, तो 18 एलिमेंट है तो इसका मतलब 18 कॉलम सजे होंगे, उसमें से इसी नंबर का 15वें नंबर का कॉलम उठा लो, वही बेसिस वाले का सी कोऑर्डिनेट होगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। अच्छा रुको, जिस दिन इसको कैलकुलेट करने पा रहा है उस दिन मजेदार बात सुनना, कभी कभी मूड बन जाता है कैलकुलेट ही कर दे। किसी ने ये कहा कि B1 का सी कोऑर्डिनेट बताइए, पहली बात, और दूसरी बात उसने साथ साथ कह दी B1 का B कोऑर्डिनेट भी बताइए, ये कह दिया। तो जब दोनों की डिमांड किया ना तो दोनों नहीं कैलकुलेट करना, दोनों नहीं कैलकुलेट करना, सिर्फ इनको देखो, सिर्फ इनको। पहले इसका सी कोऑर्डिनेट चाहिए, पहला कॉलम क्या, तो भैया पहला कॉलम ले लो, वो आपका सी कोऑर्डिनेट, बात खत्म। इसकी डिमांड किया ना, कुछ ना करो, सिर्फ देखो नंबर क्या लिखा है, 1 लिखा है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट केवल ऐसा दे दो 1, और बाकी जितने की रिक्वायरमेंट है उनको क्या भर दो, बस इतना। अगर यही हमसे B5 कहा होता ना तो 5वें नंबर पे क्या भरते हैं, 5वें नंबर पे 1 भरते और बाकी सब कैसा भरते, 0। रीजन क्यों ऐसा किए, इसलिए किए क्योंकि हमको पता है, सोचो B5 को, ये बेसिस का एलिमेंट है B5 को लिखना है B1 B2 B3 B4 B6 इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। कैसे लिखेंगे, बेसिस वाले एलिमेंट को खुद बेसिस एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो 0 into B1 प्लस 0 into B2 प्लस 0 into B3 प्लस 0 into B4, लेकिन B5 वाले प्लेस पे प्लस 1 into B5। सोचो जिस वक्त कोऑर्डिनेट सज रहे होंगे उस वक्त जिस नंबर का एलिमेंट है उसी नंबर पे 1 देगा कि नहीं देगा, कोई दिक्कत? तो बेसिस वाले के लिए कभी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, जब ये मैट्रिक्स मौजूद होगी तब तक ना तो सी कोऑर्डिनेट सॉल्व करना है ना तो बी कोऑर्डिनेट सॉल्व करना है, उसको तो सीधे लिख दिया जाएगा। लेकिन अदर वेक्टर दिए जाएंगे तब अदर वेक्टर सॉल्व करने पड़ेंगे। अभी आई बात समझ में? अब सुनना, ये तो तब हो गया जब हम बी से सी की तरफ जा रहे हैं। किसी ने कह दिया सी से बी की तरफ आओ, मतलब सी कोऑर्डिनेट दे रहा है और रिक्वायरमेंट किसकी मांग रहा है, बी कोऑर्डिनेट की। तब देखना, तब का फार्मूला ये है, बी कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब जा कहाँ रहे हो, बी सी में, कहाँ जा रहे हो, ये मांग रहा है मतलब बी में जाना है। तो नए घर में जाओगे तो नए घर में नए मालिक के हिसाब से बिहेव करना पड़ेगा। तो नया मालिक मतलब, अब ये मैट्रिक्स देखना, अब की जितने अंदर में कॉलम चढ़ेंगे जिसकी डिमांड है वही कोऑर्डिनेट चढ़ेगा, लेकिन किसका, ओल्ड बेसिस वाले का। तो इसका मतलब C1 का B कोऑर्डिनेट याद आया। फिर कौन, C2 का B कोऑर्डिनेट, जहां से आ रहे हो उसका, जहां पर जा रहे हो उसका वाला कोऑर्डिनेट। तो हम C से किससे जा रहे हैं, B में जा रहे हैं, तो C1 का B कोऑर्डिनेट, C2 का B कोऑर्डिनेट। अगला देखना, C3 का B कोऑर्डिनेट, C4 का B कोऑर्डिनेट, कोई दिक्कत? और पुराना वाला X का C कोऑर्डिनेट, ये होता है। और ये दोनों मैट्रिक्स हमेशा एक दूसरे की कैसी होती है, ये दोनों मैट्रिक्सेस हमेशा एक दूसरे की इनवर्स होती है। अभी आई बात समझ में? अब कोई सवाल पूछो इस पे, यही इसका पूरा प्रोसेस है। सर पहले वाले बेसिस को शिफ्ट करते हैं दूसरे वाले बेसिस को, उसको न्यू बेसिस मान के तब कैलकुलेट करते हैं ना। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन ये कनेक्शन नहीं समझ में आ रहा है सर कि जैसे B1 का कोऑर्डिनेट C के रिस्पेक्ट में निकालें, फिर वेक्टर S का कोऑर्डिनेट B के रिस्पेक्ट में निकालें, ये मतलब कि ये समझ में अंदर ऑपरेट कैसे हो रहा है, इसको ये जनरेटर मतलब जो इसमें जनरेट हो रहा है उस मॉडल नहीं समझ रहा है। ये जैसे जनरेट हो रहा है वो चाहिए, ये किस हिसाब से जनरेट हो रहा है, ये इस टॉपिक से सुनो, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, B कोऑर्डिनेट, ठीक। तो B कोऑर्डिनेट अगर आपको चाहिए तो B कोऑर्डिनेट बनेगा भी किसकी वजह से, B कोऑर्डिनेट बनेगा किसकी वजह से, B कोऑर्डिनेट की वजह से, B बेसिस की वजह से नहीं, B कोऑर्डिनेट बनेगा B कोऑर्डिनेट की वजह से। जो कोऑर्डिनेट चाहिए वो उसी वजह से बनता है, दूसरे की। अगर गणित बनानी है तो गणित के ही मास्टर से बनेगी, फिजिक्स बनानी है तो फिजिक्स के ही मास्टर से बनेगी, गणित बनानी है तो बायो वाला तो गणित नहीं बनाएगा ना। तो इसका मतलब अगर तुमको कोऑर्डिनेट C के रिस्पेक्ट में चाहिए तो इसका मतलब तुम्हारे सारे कोऑर्डिनेट C के ही रिस्पेक्ट में होने भी चाहिए, जिनसे उसको बना रहे हो
जिन लोगों से उसको बना रहे हो उन लोगों के सारे कोऑर्डिनेट सी के ही रिस्पेक्ट में होने चाहिए। तो सोचो बना किसको रहे, अभी ऊपर वाले को देखो, सी कोऑर्डिनेट बना तो अंदर में जितना भरा गया है वो सब खुद कौन है, सी कोऑर्डिनेट है, सारे सी कोऑर्डिनेट। और सोचो जब ये पूरी मैट्रिक्स इनसे मल्टीप्लाई होती है तो अगर याद हो तो मैट्रिक्स अलजेब्रा में एक मैट्रिक्स और एक वेक्टर का प्रोडक्ट डिफाइंड था, क्या लिखा जाता था? मैट्रिक्स अलजेब्रा में वेक्टर और मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कुछ कहा जाता था, याद होना चाहिए। This into this is nothing. This product is the linear combination of these columns. ये जो प्रोडक्ट है ये कुछ और नहीं, ये इन्हीं कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन है जिसमें जो कोफिशिएंट लगाए जा रहे हैं वो कोफिशिएंट कहां से उठाए जाएंगे। इसका पहला को सुनो, इसकी पहली एंट्री मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम प्लस इसकी दूसरी एंट्री मल्टीप्लाइड बाई सेकंड कॉलम प्लस इसकी तीसरी एंट्री मल्टीप्लाइड बाई थर्ड कॉलम प्लस इसकी चौथी एंट्री मल्टीप्लाइड बाई फोर्थ कॉलम। ये बताओ जुड़ा कौन, सी कोऑर्डिनेट जुड़ा या बी कोऑर्डिनेट? सी कोऑर्डिनेट आपस में जुड़ रहे हैं तो सी कोऑर्डिनेट के जुड़ने से बनेगा कौन, सी कोऑर्डिनेट। अभी अंदर का मैकेनिज्म दिखा इसका, अब नीचे वाले बताओ। ये बताओ यहाँ लिखे क्या गए हैं, बी कोऑर्डिनेट लिखे गए हैं। जब बी कोऑर्डिनेट लिखे गए हैं तो अभी जब दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो कॉम्बिनेशन किसका तैयार होगा, बी कोऑर्डिनेट का। कॉलम वालम ना देखो, सिर्फ ये देखो जुड़ कौन लोग रहे हैं, ये लिखे कौन गए हैं, बी कोऑर्डिनेट। और उसकी तरफ मत जाना, वो सिर्फ कोफिशिएंट का काम कर रहा है एज अ कोफिशिएंट। तो ये बताओ जिस दिन ये लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार होगा ये पूरा का पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन किसका होगा, बी कोऑर्डिनेट का होगा। और बी कोऑर्डिनेट वाले लोग जुड़ेंगे तो किसको बनाएंगे, बी कोऑर्डिनेट को ही बनाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी वेक्टर का बी कोऑर्डिनेट चाहिए तो आपके मैट्रिक्स का हर कॉलम कौन होना चाहिए, खुद बी कोऑर्डिनेट होना चाहिए, क्योंकि इनको बनाना है और किसी को बनाने के लिए आप लीनियर अलजेब्रा में लीनियर कॉम्बिनेशन का ही सहारा ले सकते हो। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में भी आने वाले लोग कौन होंगे, बी कोऑर्डिनेट। क्योंकि जिस दुनिया में जा रहे हो बनोगे भी किसकी वजह से, उसी दुनिया की वजह से बनोगे, कोई दूसरा तुमको बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कोई अगर किनाई में पढ़ रहा है, कोई भी अगर किनाई में पढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर उसकी मार्कशीट को अफेक्ट करने वाले लोग किनाई के ही होंगे। कोचिंग वालों को कभी भी इसीलिए वो तमगा नहीं दिया जाता ना। देखो कोचिंग वाले हम बाकी लोगों की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जो ग्रेजुएशन वगैरह की बात होती है, कहे ना मेरे यहाँ का लड़का टॉप कर गया, अब कोचिंग वाले झूठे मुँह जियाए रहे, हमारे यहाँ टॉप किया, हमारे यहाँ, अरे वो तुम्हारे मैथ पढ़ने आता था, उनके यहाँ भी मैथ पढ़ने जाता था, दोनों लोग कह दो हम ही पढ़ाई टॉप किए, तो क्रेडिट किसके पास जाएगा, मेन कॉलेज के पास जाएगा जहाँ से आप हो, आप उन्हीं की वजह से बने हुए माने जाओगे। और वो भी लड़का, वो भी बहुत कम ही लोग होते हैं ना जो बाकी लोगों को भी क्रेडिट दे देते हैं, नहीं वो यही कहेगा हम पढ़ते थे तो वहाँ पढ़ाई, अपने टाइम में पढ़ाई भले रद्दी हो रही हो लेकिन बढ़ोतरी में यही कहेंगे हम पढ़ते थे तो वहाँ पढ़ाई बड़ी अच्छी होती थी, अब तो फैकल्टी बिगड़ गई है। सबका ये ट्रेंड है, जो जहाँ पढ़ता है उसकी यही बात होती है। हम लोग भी ऐसे ही करते थे, पहले तो यार हम लोग से तो ऐसा नहीं पढ़ाया जाता था, अभी ऐसा कैसे, और जबकि पता है पहले जब हम लोग थे तो हमको भी नहीं समझ में आता था, तब हमसे सीनियर वाले यही जुमला राग लाते थे और हम भी वही लाते हैं, सेम कंडीशन। तो इनको बनाने के लिए जिम्मेदारी किसके ऊपर, इनके ऊपर नहीं जिम्मेदारी, इनका सिर्फ कोफिशिएंट, इनका वेटेज लग रहा है, सही बात क्या ना, इनका वेटेज लग रहा है, ये वेटेज दे रहे हैं कि आप ये कॉलम के आगे रख लीजिए तो हमसे ले लीजिए वेटेज और जोड़ दीजिए किसको, बी कोऑर्डिनेट, तो बनेगा भी कौन, बी कोऑर्डिनेट बनेगा। और एक फेमस लाइन है, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, ठीक, नीचे से ऊपर उसको प्रेशर देके भेजना पड़ता है लेकिन बहेगा ऊपर से नीचे। तो बताओ आ कहाँ से रहे हो, आ कहाँ से रहे हो, ऊपर वाले आ कहाँ से रहे हो, ना 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 ना, आ कहाँ से रहे हो, बी कोऑर्डिनेट से आए, जाना किसमें है, सी में, तो आ कहाँ से मतलब ऊपर और जा कहाँ रहे मतलब नीचे, आ रहे हैं ना, देखो वहां देखना ऊपर से नीचे की तरफ है कि नहीं, आ रहे हैं बी कोऑर्डिनेट से, जाना किसमें है, सी में, तो इसीलिए यहाँ पर रखा हुआ ये मैट्रिक्स ऐसा देखना, पी आ रहे हैं बी से और जा रहे हैं किसमें, सी में, तो पी बी टू सी में हमेशा बेस पर किस कौन बैठेगा, सी, यानी अंदर में कौन भरा जाएगा, सी कोऑर्डिनेट भरा जाएगा। अब कि इनमें बोलना, इनमें इसको कैसे लिखा जाएगा, पी
C to B, मतलब आ रहे हैं कहाँ से और जाना किस में है, B में। तो जब जाना B में है तो इसका मतलब ऐसा ऊपर से नीचे बह रहे हैं, तो यहाँ कौन से कोऑर्डिनेट सजेंगे, B कोऑर्डिनेट सजेंगे। चाहे जैसा याद करो, तो तुम लोगों के ऊपर है। अब कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर बोलो, यही चेंज ऑफ बेसिस है। चेंज ऑफ बेसिस की जो हमें रिक्वायरमेंट है, खास रिक्वायरमेंट जो सबसे पहली नज़र में आती है, वैसे तो बहुत सारी थ्योरियों पे लगेगा, लेकिन जो पहली रिक्वायरमेंट समझ में आती है वो ये है, चेंज ऑफ बेसिस आपको एक आसान सा रूल दे देता है, पहले बेसिस के रिस्पेक्ट में लिखे गए किसी भी वेक्टर को नए बेसिस के रिस्पेक्ट में लिखने के लिए एक सिंपल सा रूल देता है। आप इनको सिर्फ इनको प्रोडक्ट कर दीजिए, बस केवल प्रोडक्ट करना। अच्छा ये बताओ, पूरा होमोजेनियस सिस्टम सॉल्व करना आसान है कि केवल प्रोडक्ट करना? पूरा होमोजेनियस सिस्टम सॉल्व करना आसान है, हर बार हर वेक्टर के लिए अलग अलग, या एक जनरल रूल के हिसाब से केवल प्रोडक्ट कर देना? क्योंकि वास्तविकता में प्रोडक्ट भी नहीं, ये तो सिंपल सा जोड़ है। इसका पहला कोफिशिएंट, इसका पहला कॉलम, प्लस दूसरा कोफिशिएंट, दूसरा कॉलम, प्लस तीसरा कोफिशिएंट, तीसरा, प्लस चौथा कोफिशिएंट, चौथा कॉलम। जुड़ करके कौन बन गया? अपने को जोड़ना तो बचपन से आता है। अठन्नी की आइसक्रीम, घर वाले दिए चवन्नी, तो बगल वाले फ्रेंड से कहो यार चवन्नी तुम भी लगा लो, खा लेंगे आधे आधे फोड़ करके। कैसे फोड़ेंगे? पहले ये था ना, जूठा नहीं खा सकते, जूठा, तो इसे रैपर लपेट करके उसके इस हिसाब से आधा टूट गया ना, अब आधा तुम लो, हटाए इसको। टॉफी ऐसी ही बढ़ती थी स्कूल में। अब तुम लोग पता नहीं बचपन में टॉफी बांटे इस तरह से नहीं, हम लोग तो खूब बांटे, इसी हिसाब से बढ़ती थी, अंदर ही फोड़ देते थे। हाँ। मतलब हम लोग पहले से ही कोरोना के खिलाफ बहुत सतर्क थे ना, कहीं भी संपर्क में नहीं आना है, रैपर लपेट करके टॉफी फोड़ लो, आधी तुम आधी हम। इसीलिए तो कहा जाता है भारत विश्व गुरु है, हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। परसाई कहते हैं कि बड़ी फेमस लाइन है, उनके पास हर चीज के तर्क होते थे और तब यही बोलते थे, हम विश्व गुरु हैं और हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। कहाँ तक हुआ था कल ये बताओ? चेंज ऑफ बेसिस इन Rn हो गया था, न्यूमेरिकल हुआ था, एग्जांपल नंबर 2 हो गया था कंप्लीट। स्टार्ट हुआ था कि कंप्लीट हो गया था? अभी स्टार्ट डाला है, लिखा है। ऑब्जर्व दैट। अच्छा, ऑब्जर्व दैट द मैट्रिक्स, कुछ लिखा नहीं गया था कि लिखा गया था? नहीं, बस ऑब्जर्व दैट। केवल ऑब्जर्व दैट, तब से हम लोग ऑब्जर्व भी कर रहे हैं इसको। ये ऑब्जर्व हो ही नहीं रहा था, बोल दिए गए। अभी इसकी दिक्कत खत्म हुई? अच्छा, दिक्कत खत्म हुई तो थोड़ा सा फटाफट रैपिड राउंड हो जाए। रैपिड राउंड रैपिड राउंड से क्या घबराते हो? ये तो बस केवल और केवल क्या है, वो घोड़े को क्या किया जाता है? खरहरा किया जाता है, तो खरहरा किया जा रहा है, सब पलट के किया जाता था। किसको? हाँ, मतलब उसके एनर्जी है से। ये बताओ हम कहीं क्या बोल रहा है? देखो सीढ़ी सीधा कर दीजिए। मान लो मैट्रिक्स हमको दी गई है P B2C दी गई है, ठीक, और तेजी तेजी बोलना, कैपिटल B बेसिस हमको दिया गया है, B1 B2 B3 B4 B5 ऐसा बेसिस दिया गया है। और जो मैट्रिक्स दी गई है, इस मैट्रिक्स को हम कह रहे हैं, अपने को P B2C दी गई है, 1 2 3 4 2 3 2 9 2 1 3 2 9 4 1 9 9 8 2 9 2 8 5 2 10 2 2 4 5 2 2 4 5, ठीक। क्या होगा? C कोऑर्डिनेट ऑफ D6 से क्या होगा? सर आप इसमें 6 का काम लिए नहीं है। 0 होगा। कितने लोग कहते हो 0 होगा? कुछ भी नहीं होगा। कितने कहते हो 0 होगा? है ही नहीं, कहाँ होगा? है ही नहीं, Exist डिफाइन ही नहीं, मधु, वापस सोचो। एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। डिफाइन नहीं हाँ, है, एग्जिस्ट ना करने पर किसी चीज का 0 होना क्या जीरो सही होना है? तो एग्जिस्ट कर जाना होगा ना। डिफाइन नहीं है। हाँ, ये बात ही गलत है।
जब आप वेक्टर ही 5 का ले रहे हो, 5 डायमेंशन स्पेस का, ठीक, तो इसका मतलब मैट्रिक्स 5 गुणे 5 की है, यानी बेसिस, जो बेसिस होगा उसमें B6 एंट्री ही नहीं पाएगा। गौर करना, अगर इसमें B6 को एंट्री दिला देते, मान लो B6 की एंट्री हो गई, स्ट्रक्चर फेल हो जाता अरे देखो ऐसे कैसे फेल हो जाएगा, रुक जाओ। प्रोसेस का हम इसमें 6 की एंट्री दिला दिए और कैपिटल V की जो डायमेंशन है वो कौन है, 5, ठीक। अभी बोलो ये क्या है, अभी ये क्या बेसिस नहीं होगा फिर नहीं, तो क्या होगा, स्पैनिंग सेट हो जाएगा। स्पैनिंग सेट हो जाएगा। ये बोलो ना, ये जो कहे स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, ये गलती नहीं, करते हैं। इसके लिए हो जाएगा ना, मैट्रिक्स पार्टिकुलर कुछ नहीं, उसके लिए कोई स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा। इसके लिए तब तुमको कहना पड़ेगा कैलकुलेट करके निकालना है। स्ट्रक्चर फेल होने का मतलब जानते हो क्या होता है, स्ट्रक्चर फेल होने का मतलब जानते हो क्या होता है, अलंजर फलंजर बिखर जाना। आप समझे, स्ट्रक्चर फेल होना ये नहीं होता, चलो ये स्पैनिंग सेट बन जाएगा। ये क्योंकि B6 लिए तो हम इसी V का ही है, जब इसी का लिए हैं तो अब इतने ही लोग Li हैं, इतने ही, क्योंकि हम शुरुआत में इनको बेसिस ले चुके थे, इसलिए गारंटी है ये लोग Li हैं। इसमें छठा मेंबर आते ही याद है, अगर किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 5 है तो उसका जो मैक्सिमम वाला Li हो सकता था वो कितने वेक्टर रख सकता था, 5। 5 के बाद एक भी ज्यादा हुआ तो, और एक भी कम हुआ तो, एक भी ज्यादा तो LD, एक भी कम तो LD। नहीं नहीं, हाँ तो फिर से बोलिए आप स्टेटमेंट। हम कह रहे हैं ये बेसिस है, ठीक, 5 डायमेंशन है वेक्टर स्पेस की और उसका ये बेसिस है। इसमें एक भी मेंबर ज्यादा हो गया तो, LD की एक भी कम हो गया तो, LI तो लाइन है। मे पे नहीं जाओगे, नहीं, जाएगा, काट दे LI जाएगा। LI का कटा हुआ हिस्सा LI होगा। LI ही होता है, ठीक। एवरी पीस ऑफ LI मस्ट बी LI, सही है गलत, एवरी पीस ऑफ LI मस्ट बी LI, सही है, एवरी पीस ऑफ LD मस्ट बी LD, जरूरी नहीं है। सही नहीं है। पुरानी बातें याद करा रहे हैं बस, खाली वो याद रहनी चाहिए, मैं इसका बोलूँगा। अच्छा, एवरी सुपरसेट ऑफ LI मस्ट बी LI, एवरी सुपरसेट ऑफ एवरी सुपरसेट ऑफ LI मस्ट बी LI, सुपरसेट ऑफ लाइन मस्ट बी लाइन, जरूरी नहीं है, सोच में पड़ेंगे, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। तुम एवरी सुपरसेट सोच रहे हैं, देखो ऐसी छोटी छोटी बात को ना सोचा करो, ये क्वेश्चन मार्क भी ना, अरे जो वीडियो में आएगा हमसे ज्यादा तुमको गाली देगा, ये याद रखना, जो वीडियो में टकराएगा मेरे से ज्यादा तुमको गाली देगा, कहेगा अरे इतनी देर तक सुनना पड़ रहा है, आगे बोलो ना जल्दी। हमको तो बात में देगा, हमको कहेगा कौन इतना धीमे पढ़ाता है, बेवकूफ कहता, हमको देगा तुम कमेंट सेक्शन में जुमे नहीं रहेंगे, देख के दिखाओ, बताते हैं, लेकिन वो अलग बात, वो दे करके चला जाएगा। रैपिड फायर राउंड जारी है, देवी और सब लोग ध्यान दें। एक सवाल सुनो, बी हैव, ध्यान से सुनना, हम सब पुरानी बात दोहरा रहे हैं, इस चैप्टर का कुछ नहीं चल रहा है। बी हैव LIC, बी हैव LIC, ठीक, ऑफ P वेक्टर्स फ्रॉम कैपिटल B। हम किसी वेक्टर स्पेस कैपिटल B से P वेक्टर का एक कलेक्शन लेते हैं और ये P वेक्टर का कलेक्शन कैसा है, LI है, ठीक। अब की बात सुनना, सुपरसेट ऑफ दिस सेट का मतलब ये P वाले का जो कलेक्शन है इसका सुपरसेट तैयार किया। सुपरसेट ऑफ दिस सेट इज अगेन LI, वापस LI हो गया। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ कैपिटल B ग्रेटर देन और इक्वल टू P, पहला ऑप्शन लगा। दूसरा ऑप्शन डायमेंशन ऑफ कैपिटल B ग्रेटर देन और इक्वल टू P प्लस 1, तीसरा ऑप्शन लगा दिए इसमें, डायमेंशन ऑफ V ग्रेटर देन P। मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन सुपरसेट ऑलवेज LD होना चाहिए, ये लाइन लिया गया है, LI बोला गया है। हम कुछ नहीं बोल रहे, सामने जो भी सब नहीं, लिखा वो नहीं, वो नहीं, है वो नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, क्या, किसी अलायंस का सुपरसेट लेंगे, हाँ। सुपरसेट किसी का भी ले, वो LD होना चाहिए।
किसी का भी सुपरसेट लेंगे वो एलआई का सुपरसेट ऐसे ही होगा। हाँ ठीक है, ऐसे कैसे? अरे रुको हम जरा R3 की दुनिया में आ रहे हैं। कैसा कैसा उसका सुपरसेट है कि नहीं? अब अपने स्टेटमेंट को सुधारो। सुपरसेट का सबसेट है। कौन सा? सुपरसेट का तो सबसेट है। ये एलआई है। हाँ एलआई का सुपरसेट, एलआई का सुपरसेट, एलआई के सुपरसेट का सबसेट है ना ये। एलआई के सुपरसेट का सबसेट नहीं, ये कैसे कह रहे हो? मधुमती से क्या हुआ? एलआई के सुपरसेट का सबसेट कैसे कह रहे हो? एलआई के सुपरसेट का सबसेट R3 में कुल कितने एलआई सेट होते हैं? 3। कितने? अच्छा नहीं, R3 में कुल कितने एलआई सेट होते हैं? R3 में कुल हाँ। कितने एलआई सेट होते हैं? हाँ, R3 में कुल कितने एलआई सेट होते हैं? 8 होने चाहिए। तुम्हारा ना दिमाग बट गया तो ना, एक तो भगवान बांटे हैं, एक तो छोटका दिमाग, एक तो बड़का दिमाग, तुम उसको और बांट दिए। मतलब कंप्यूटर की एक तो C ड्राइव, एक तो D ड्राइव, E ड्राइव, तुम F वाली ड्राइव मार रहे हो। ये गड़बड़ हालत है। F ड्राइव न मारो, विंडो क्रैश कर जाएगा। सुपरसेट का मतलब ऑल पास में सबसेट ना सर, यही तो क्या कहे? सुपरसेट। सुपरसेट का क्या मतलब? ऑल पास में सबसेट। तो पावर सेट क्या होता है? अगर सुपरसेट का मतलब तुम ये समझते हो कि ऑल पॉसिबल सबसेट्स, तो पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ आर्ट्स। आप बताओ। इसे बोलते द कलेक्शन ऑफ आर्ट्स। सोच लो, अपने पास बहुत टाइम में बड़ा धैर्य है, ये तुम्हारे पास नहीं होता। बोलो। गलत बोल गया था। जो पावर सेट होता है ऑल पास में सबसेट, मैं उसी के सेंस में बोल दिया था। पावर के तभी कहना तुम F ड्राइव मार रहे हो। F ड्राइव गड़बड़ है। सुनो, अगर कोई सेट एलआई है, हम वापस पुरानी बात होता है, अगर कोई सेट एलआई है तो इसका जो सुपरसेट होगा, सुपरसेट वो एलआई भी हो सकता है, एलडी भी हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर कोई सेट एलआई है, कोई सेट एलआई है और इस सेट की जो कार्डिनलिटी है, इस सेट की कार्डिनलिटी वो आपके वेक्टर स्पेस की डायमेंशन के बराबर पहुंच गई, तो इसका सुपरसेट कभी भी एलआई नहीं हो सकता, क्योंकि डायमेंशन तक ये पहुंच चुका है ऑलरेडी। अब इसमें बढ़ोतरी की कोई गुंजाइश नहीं। बाकी स्टेटमेंट याद करो, एवरी एलआई सबसेट ऑफ कैपिटल V आइदर इटसेल्फ अ बेसिस और कैन बी एक्सटेंडेड एज अ बेसिस। याद आया? या तो खुद बेसिस होगा और या तो बेसिस के तौर पर एक्सटेंड किया जा सकता है। तो बेसिस के तौर पर एक्सटेंड करने के लिए ये प्रॉपर्टी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हम पहले कह रहे हैं कि मेरे पास केवल है 1 0 0 एलआई है, लेकिन बेसिस तो नहीं है ना R3 का, तो R3 के बेसिस बनाने के लिए इसको स्पेल किए 1 0 0 और एक भर दिए 0 2 0। अभी भी एलआई है लेकिन बेसिस नहीं है। अगला भर रहे हैं 0 0 10। अभी बोलो एलआई है पक्का? बेसिस बना लिया, क्योंकि ये तीन के तीनों इंडिपेंडेंट है और R3 को बनाने के लिए हमको 3 एलआई वेक्टर चाहिए। ये कंप्लीट हो रहा है। स्पेलिंग सेट थ्योरम याद है क्या होती है? अच्छा, बेसिस थ्योरम, बेसिस थ्योरम, बेसिस थ्योरम पुराना बोल रहे हो तुम लोग, बहुत तेजी से बोल रहे हो। स्पेनिश थ्योरम ये थी, जैसे कोई वेक्टर स्पेस है, उसका सबसेट एक भी लेंगे वो बेसिस हो सकता है। नहीं, सुधारो इसको, गड़बड़ बात। लक्ष्मी B is a subset of capital P। स्पेलिंग सेट थ्योरम, बेसिस थ्योरम। स्पेलिंग सेट थ्योरम वही सर, मतलब जिसमें वेक्टर की संख्या LD मतलब कि LI से कुछ ज़्यादा रहेगी, जितना वेक्टर स्पेस की डायमेंशन हो उसको काटते काटते हम लोग छोटा करेंगे तो डायमेंशन। क्या स्पेलिंग सेट बेसिस नहीं हो सकते? हो सकता है। क्या स्पेलिंग सेट बेसिस नहीं हो सकते? हो सकता है। स्पेलिंग सेट ऑलवेज अ बेसिस, सही है गलत? स्पेलिंग सेट ऑलवेज अ बेसिस। और सुधार दें, स्पेलिंग सेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस ऑलवेज अ बेसिस। जरूरी नहीं है। स्पेलिंग सेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस मस्ट कंटेन बेसिस अंडर इटसेल्फ। किसी भी वेक्टर स्पेस का जो स्पेनिंग सेट होता है, किसी भी वेक्टर स्पेस का कोई भी स्पेनिंग सेट
हमेशा अपने अंदर में बेसिस को कंटेन करता है। सही। गलत कैसे? सही होगा। अभी जिससे पहले स्पेलिंग लिए थे वही गलत अभी जस्ट एग्जांपल से बीच लगाए थे। एग्जांपल से कहा जा रहा है, थ्योरेटिकली बताऊं नहीं, तो एग्जांपल से कहा जा रहा है। इनको बता रहे हैं। आप मतलब हम कह रहे हैं अगर कोई स्पैनिंग सेट दिया गया है, वो किसी वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा है, तो निश्चित तौर पर हम डंके की चोट पर बोल सकते हैं कि उसने अपने अंदर में कैपिटल V के बेसिस को कंटेन किया होगा। हाँ स्पेन करेगा, आप स्पेलिंग नहीं बोले स्पेन मेरी पहली लाइन यही है, तुम वही नहीं सुन रहे हो। तुमने कान के भी अब फोल्डर बना दिए। स्पेन करेगा तो होगा। हम पहले ही बोल रहे हैं किसी वेक्टर स्पेस का कोई स्पैनिंग सेट है। Every spanning set of a vector space must contain basis under itself. ये तो बोले थे। पर्टिकुलर किसी बेसिस की तो बात किए नहीं कि उसे इनकार कर दिया जाए, सिर्फ ये कहते रहे वो अपने अंदर में बेसिस को रखेगा। हाँ बिल्कुल, आप स्पैन कर रहे हो ना, स्पैन सेट को जरूरत पड़ी तो काट करके बेसिस बनाया जा सकता है। स्पैन सेट को एलआई सेट में ये होता है, अगर एलआई सेट में जरूरत पड़ी तो उसमें और मिला करके उसको बेसिस बनाया जा सकता है, जबकि स्पैन में ये बात नहीं। स्पैन में और काट करके जरूरत पड़ने पर उसको बेसिस बनाया जा सकता है। दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। एलआई आपको आगे की तरफ बढ़ने को कह रहा है और स्पैनिंग आपको पीछे की तरफ लौटने की बात कर रहा है। जरूरत पड़ी तब, हमेशा आप नहीं लौटोगे, हमेशा नहीं लौटोगे। एलआई में हमेशा आगे नहीं जाओगे। अगर सफिशिएंट एलआई वेक्टर रखता है जितने की मेरी रिक्वायरमेंट है, R4 को बनाने के लिए मेरी रिक्वायरमेंट कितने की? 4 वेक्टर की। लेकिन वो 4 वेक्टर कैसे हैं? एलआई, किसी सेट में 4 एलआई वेक्टर पड़े हैं तो क्या उसको और एक्सपेंड करने की जरूरत है? वो ऑलरेडी बेसिस है, स्पैनिंग चेक करने की नीड नहीं है, बस एलआई होना चाहिए। बेसिस थ्योरम याद आ रही है? धीमे धीमे हम अपने हिसाब से बोल गए धीमे से। किसी भी से मतलब जो वेक्टर स्पेस लिए सबसेट लेते हैं भी, और उसमें जो एलआई एलिमेंट होते हैं। अब ऐसा करो ना, ये बहुत जल्दी की चीज, मारो नकल तुम लोग। तुम लोग कॉपी देखो, नकल मारो तुम लोग, बेसिस थ्योरम। नहीं तुम लोग भूल जाओ तो कितनी देर तक याद दिलाएंगे। जितना एलआई रहेगा मतलब उसको वेक्टर स्पेस को स्पैन करने की जितनी कमी रहेगी ना, उतना लेते जाएंगे उसमें। चेक करो पहले, हवाई बात दिए बस खाली। बेसिस थ्योरम, जो लोग घर पे बैठे हैं तुरंत बेसिस थ्योरम को चेक करें, क्योंकि उनका भी दिमाग नहीं चल रहा है। हमको पता है कोवैक्सीन लेने के बाद दिमाग बंजर हो रहा है। ये एक अफवाह पे ध्यान लग दिया जाए नहीं सरकार कल उठा ले। Let P be a p-dimensional vector space p greater than 1. Any Li set of exactly p elements in V is automatically a basis problem. मिला मेरी वर्डिंग याद आई? हम कहे थे ना, हम ऑटोमेटिकली बोल चुके हैं उस बात को। अगर सफिशिएंट आपके पास है, जितने वेक्टर आपको स्पैन करने के लिए चाहिए उतने आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, वो एलआई हैं, तो स्पैन चेक करने की नीड नहीं है, वो स्पैन करेगा। वापस उल्टा सुनना, किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 5 है, ध्यान से सुनना, 5 पे टिके। किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 5 है और हमको 5 वेक्टर का एक एलआई सेट दिया गया है, ये वेक्टर वहीं बी से लिए गए, स्पैनिंग चेक करने की नीड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली स्पैन करेगा ही करेगा। याद आया? ये बेसिस थ्योरम थी। स्पैनिंग थ्योरम पे नकल मारो, नकल करो, वरना तुम लोग या तो पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो तुम लोग थका देंगे दिमागी तौर पे। हम ऐसे थोड़ी ना पढ़ाएंगे, बाइनरी बोल दिए निकल लिए, बाइनरी को डिफाइन करना पड़ेगा। मिला स्पैनिंग थ्योरम किसी को मिली? अरे अभी जल्दी में तो था, रैंक डायमेंशन ओपन करो, 4.5 डायमेंशन वाला चैप्टर 4.5 तो था। स्पैनिंग थ्योरम काफी पीछे है, डायमेंशन वाले हिस्से में आएगी, वहां जिक्र हुआ है, वहां भी उसका इस्तेमाल किया गया है। इतना लिख लिए तुम लोग महासागर में खोद रहे हो जैसे लग रहा है। ये 4.3 में थोड़ा और मार्क्स मेरी क्या लिखा गया है, पढ़ो। let S equal to collection of V1 V2 and V1 VC be the set in V, हाँ, and let capital H equal to span of
हाँ B1 B2 and so on B3. हाँ So those statement है first, if one of the vectors in S say Vk is a linear combination of remaining vectors in S, then the set formed from S1 by removing Vk is to span S. मिला वही डिलीट करने का प्रोसीजर मिला ना, डिलीट करने का प्रोसीजर स्पैनिंग सेट से आता था और बेसिस में आपको आजादी मिलती थी हाँ। कि अगर सफिशिएंट वेक्टर आपके पास मौजूद है और दो में से एक इंफॉर्मेशन चिपकाई गई है, सोचो हम दोनों वर्डिंग बोल रहे हैं, हम कह रहे सफिशिएंट वेक्टर मौजूद हैं, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 12 है तो सफिशिएंट वेक्टर की नीड क्या होगी 12 नहीं एलाई ना बोलो, हम दोनों बातें बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 12 है और मेरी जेब में उस वेक्टर स्पेस से 12 वेक्टर डाल दिए गए हैं और एक इंफॉर्मेशन दो में से कोई एक इंफॉर्मेशन दे दी गई है तो दूसरी ऑटोमेटिकली सही होगी। मेरी जेब में पड़े हुए 12 के 12 वेक्टर पर ये ठप्पा लगाया गया कि 12 के 12 लोग एलआई हैं, मतलब हमको ऑटोमेटिकली मान लेना है ये लोग उस वेक्टर स्पेस को स्पैन करेंगे, चेक करने की कोई नीड नहीं है। वापस सुनना, किसी वेक्टर स्पेस की दुनिया में उसकी डायमेंशन 12 है और वहां से हमको फिर 12 वेक्टर दे दिए गए इस ठप्पे के साथ कि अगर आपके पास ये लोग मौजूद हैं आप कैपिटल V का कोई भी एलिमेंट इनसे बना सकते हो, तो ये वेक्टर का कलेक्शन एलआई चेक करने की नीड नहीं है क्योंकि आप किसी भी वेक्टर को स्पैन करने की बात कर रहे हैं और हम सबको स्पैन कर सकते हैं। तो इसका मतलब मेरा सेट स्पैनिंग सेट हो गया और स्पैनिंग सेट होने के साथ साथ अब वो कैसा हो गया एलआई, यानी वो बना क्या कैपिटल V के लिए क्या बना बेसिस बना। भूलो ना इस हिसाब से। अब बताओ पहला एक ही प्रतीक मारना है, पहला वाला एक ही प्रतीक मारना। सोच दो, हम कुछ नहीं बोले पहला जी हाँ तुम लोग हाँ बस खूब अच्छे से मेरी बेइज्जती खराब करोगे। पहला वैसे ही गलत है महाराज, स्टेटमेंट पढ़ लो, वापस पढ़ लो सब लोग। ये क्या मतलब रह जाएगा इतनी बड़ी किताब पढ़ने का यार, इस हिसाब से गलती करोगे। कोई इस सवाल को बनाने पे हमको टोक सकता है, ऐसा नहीं बनाया जाता है, गंदी बात है, लेकिन हम फिर भी तुमको खुली छूट दे रहे हैं। चलो हम बना दिए गलत सर, बना दिए। सेकंड ऑप्शन है सर, सेकंड हाँ जस्टिफाई करो। सर मतलब जैसे इसका सुपर सेट हम लोग बनाएंगे वो एलआई है, इट मींस उसके वेक्टर स्पेस को स्पैन करने के लिए जितनी एटलीस्ट जितने डायमेंशन की होगी वो तो चाहिए, लेकिन उसके सुपर सेट लिए उसमें कुछ एडिशनल एलिमेंट ऑलरेडी आ गए हुए एलआई, जो इससे जस्टिफाई करो कि पहले पे अभी भी टिके हो, पहला हम गलत काट दिया, अब ना टिकना। तुमको स्टेटमेंट है नहीं समझ आया? P+1 हमको नहीं समझ में आ रहा कैसे हो रहा है ये जो बोल रहे हैं। तो तुम अपना थ्योरी बता दो। अच्छा ग्रेटर देन P वाले का तुम अपनी थ्योरी बता दो, उसकी डायमेंशन P कैसे हो जाएगी? डायनामाइट के बटन दबा रहे हैं इसमें, खतरा होगा तुम लोग जुलाई टेस्ट बहुत भारी पड़ेगा। अगर तुम लोग यहाँ गलती करो ना जुलाई टेस्ट में तुम लोग बहुत बदतर तरीके से होगा। हम जितने ऑप्शन बनाएंगे आपको सही टिक नहीं लगने वाले तुम्हारे, हम सब गलत बनाएंगे। तुम लोग मानते रह जाओगे टिक, तुम लोग समझ नहीं पाओगे हाई क्लास, इसलिए सुधार लो, ये सुधारो। तुम लोग बहुत पीछे हो गए हो, 1.5 महीने की कहती तुम लोगों को डंप कर दी। इस मतलब ये सोचो अगर आंसर भी सही ना तुम एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे पा रहे हो हमको, कि तुम एक्सप्लेनेशन सही सलामत दे दो। सर अगर T वेक्टर्स एलआई है हाँ तो उसका सुपरसेट पूरा एलआई है, ठीक है, भी एलआई बोला गया है। हाँ तो जो और सारे सेट जो है मतलब वेक्टर्स जो हैं हाँ V से हैं, हाँ तो मतलब जो भी वेक्टर पूरा सेट जो है V का सेट होगा, V के वेक्टर का सेट, तो डायमेंशन ऑफ V जो होगा या तो P के बराबर हो सकता है ना। कैसे हो सकता है? हम तो काट दिए, हम तो कह रहे हो गलत है, हम तो कह रहे हैं ऊपर वाली बात गलत है। पहला तो वैसे ही सीधे सीधे गलत है, ये हम कह रहे हैं। काहे गलत हमको यही नहीं समझ में आ रहा ना। यही चीज ना मधु, दिमाग चल रहा है कहीं नहीं? सेकंड वाला ही होगा। सेकंड वाला एक्सप्लेनेशन दो। किसी भी वेक्टर स्पेस के सुपर सेट को स्पैन करने के लिए हाँ वेक्टर स्पेस की सुपर सेट को काहे स्पैन कर रहे हो? किसी सेट को कैसे स्पैन कर दोगे तुम? सुपर सेट के बारे में आप पूछिए। किसी सेट को कैसे स्पैन कर दोगे? किसी सेट को स्पैन उसी दिन कर पाओगे ना जिस दिन वो सेट जिसकी तुम बात करो ना वो खुद एक सब स्पेस हो या वेक्टर स्पेस हो। स्पैन तो इनका कर रहे हो ना। सर B की जो डायमेंशन
स्पैन ऑफ दैट सेट क्या बनेगा, स्पैन ऑफ दैट सेट क्या बनेगा, इसकी बात सब चल रही है। सुपर सेट की स्पैन सर V की डायमेंशन सुपर सेट लिया गया, सुपर सेट को स्पैन किया जा रहा है, सुपर सेट को स्पैन किया जा रहा है। अब सोचो, हाँ बोलो मुझे क्या बोलो। V की डायमेंशन P दिया गया है हाँ, और जब उससे V की ज़्यादा- डायमेंशन P नहीं दिए हैं, कहाँ दिए हैं, देखो कहाँ लिखे हैं। We We have a Li set, ध्यान से सुनना, हम कह रहे हैं we have a Li set of the P vectors from capital V। हमने कैपिटल V से P वेक्टर का एक कलेक्शन निकाल लिया और ये ठप्पा लगा दिया कि ये सेट Li है। फिर आगे हमने कहा सुपर सेट ऑफ दिस सेट, और जो सेट अभी अभी निकाले हैं इस सेट का, जिस दिन कोई सुपर सेट तैयार किया जाता है इज अगेन Li, वो फिर से Li हो जाता ठीक है। है, उसका मतलब डायमेंशन हमारा P आ गया। अगर P Li वेक्टर ले रहे हैं हाँ, और अगर उससे ज़्यादा लेंगे फिर भी Li वेक्टर है, तो उससे ज़्यादा Li वेक्टर आएगा ना, तो उसकी डायमेंशन P+1 हो जाएगी। भावनाएं समझ लिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन सर भावनाएं समझ लिए। जो ये सुपर सेट आप बना रहे हैं Li वेक्टर का, हाँ। तो उस मतलब वेक्टर स्पेस का सुपर सेट तभी बनेगा तो इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट ग्रेटर होगा, ग्रेटर होगा, मतलब कि एक ज़्यादा होगा इसमें सुपर सेट में। हाँ, तो ज़्यादा होगा, इट मीन्स डायमेंशन जो P थी, P से कम से कम एक तो ज़्यादा होगा ये, जो डायमेंशन P P एलिमेंट थे। तो कहते हैं हम भावनाएं सबकी समझ रहे हैं, लेकिन तुम लोग एक्सप्लेनेशन समझा नहीं पा रहे। भावनाएं हम समझ रहे हैं, हमको परफेक्शन चाहिए। लीनियर अलजेब्रा अगर मान लीजिए इतनी फिर इतना आप डीपली फिर- पढ़ने के बाद अगर परफेक्शन नहीं दे पाओगे तो क्लास में खड़े होगे कभी भी ये तो खड़े होते महाराज, सर ये खड़े R3 में होते। अगर दो हम लोग को मिल जाए एलिमेंट, मतलब बेस मिल जाए हम तलाश ही मिल क्यों नहीं करें? जाए। अगर मान लीजिए दिया गया है, दो Li दे दिया गया है, हाँ, तो हम एक मान लेंगे 1 0 0, एक मान लेंगे 0 1 0। नहीं, हम क्यों पर्टिकुलर तलाश करें? तो हम R3 हम जनरलाइजेशन की बात करें। तुम पर्टिकुलराइजेशन से किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकती हो, तुमको जनरलाइजेशन लाना पड़ेगा, वो जनरलाइजेशन चाहिए। We all are belong to the super senior family, it means बुढ़ऊ family। तब हम लोग ये गलतियाँ कहाँ? इसी सेट का सुपर सेट वो तभी बनता हो? भूले बिसरी यादों के साथ जी रहे हो। सुनो सुनो, B1 B2 and so on BP, ठीक, is Li in capital V, is Li in capital V। अभी देखना, अभी यहाँ से नतीजा क्या निकलता है, यहाँ से नतीजा ये निकलता है कि this implies that dimension of capital V, ठीक, may be P, may be P बोले हैं, अभी हम कंफर्म नहीं है, हम सिर्फ इतनी एक्सप्लेनेशन तो हम एक लाइन में अभी बोल देंगे, एक लाइन में है, लेकिन फिर भी हम वहां से पूछ रहे जहां से उनको दिक्कत हुई है, तुम्हारी तकलीफ दूर कर रहे हैं। ये P वेक्टर का कलेक्शन Li है, हमको पता है किसी वेक्टर स्पेस में जो Li सेट होता है वो मैक्सिमम उतने ही एलिमेंट रख सकता है, मतलब मैक्सिमम, कम भी रखेगा चलेगा, लेकिन मैक्सिमम उतने रख सकता है जितनी आपकी डायमेंशन है, ठीक। तो इसलिए अपने अंदर में कितने रखे, P, हमको नहीं पता ये मैक्सिमम रख लिया कि नहीं रख लिया, लेकिन एक बात तो तय हो गई, इसने P रखा और अपने आप को क्या किया, Li किया, तो कैपिटल V की डायमेंशन हो सकता है P हो, यानी हो सकता है ये Li सेट V को स्पैन कर जाए। जिस दिन ये Li सेट V को स्पैन कर जाएगा उस दिन डायमेंशन कितनी ले लेगा, P। लेकिन फिर एक बात आगे लगा दी गई, आगे ये लगाया गया कि हमको इसका एक सुपर सेट दे दिया गया, इसका एक सुपर सेट दिया गया। अब सुपर सेट चलो ये तो रहेंगे B1 B2 सो ऑन कहां तक BP, ये तो रहेंगे, एक और मिला दो, एक और मिलाने के लिए चलो मिला दिया BP+1 मिला दिए, लेकिन मिलावट करने के बाद भी इन्होंने कहा ये क्या रह गया, Li। ये सोचो अगर ये Li था, स्पैन कर गया होता तो बेसिस था तो डायमेंशन कितनी रख लेता, P। लेकिन अब जब इसने यहीं से दिमाग चलाना, इसकी डायमेंशन हम मान लिए P हो गई, अगर इसकी डायमेंशन P हो गई तो इसका मतलब अब इसमें P के बाद एक भी मिलाओगे तो सेट क्या बन जाएगा, LD बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि मेरी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितने Li वेक्टर की है, P, उससे ज्यादा की तो नहीं है, लेकिन ये कह रहे सुपर सेट लेने के बाद भी ये सुपर सेट क्या बना रह गया, Li बना रह गया। इसका मतलब कुछ भी हो जाए इसकी डायमेंशन P नहीं हो सकती, कुछ भी हो जाए नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इसकी डायमेंशन P रही होती ना तो एक का मिलावट करने पर ही ये तुरंत क्या हो जाता, LD हो जाता, लेकिन ये क्या बचा रह गया, Li। अगर ये Li बचा रह गया तो इसका मतलब डायमेंशन फिर
मे बी, अब कितनी लिखी जा सकती है, मे बी p+1, लेकिन अगर स्पैन ना किया तो फिर एक मिलाना पड़ेगा कि नहीं, तो इसका मतलब डायमेंशन ग्रेटर देन आर इक्वल टू p+। तो ये भी तो नीचे वाला हाँ, तो डायरेक्ट सही सुनो, लगता तभी तो है। हमने कोई हमको टोक सकता है कि आप गलत सलत बनाएंगे, ये हम पहले ही बोल दिए, ये 100% सही है, ये भी सही है, क्योंकि ये भी p से बड़े की बात है, p से बड़ा कौन, p+1। अब सुनना, यहाँ p+1 इन्वॉल्व कर लिया ना, तो ज्यादा नजदीक कौन आया, CSIR वाले, ये फर्जी वाला ऑप्शन नहीं लगाएगा, ये हम तुम्हारे दिमाग का खाली बस क्या है ना, प्रेशर बना रहे हैं, फाइल कंप्रेस कर रहे हैं, सारी फाइलें एक जगह इकट्ठी हों, असलियत p+1 की है। CSIR वाला ये बना सकता है, ये नहीं देगा, और ये देगा तो ये नहीं देगा, और अगर दोनों लगा दिया, मान लो कभी खुदा ना खास्ता वो भी मनई ही तो है, ठीक, मनई के सींग पूछ होती नहीं है, लगा दी, तो हम लोग नजदीक वाला सही काट देंगे। तो नजदीक में कौन है, ये, क्योंकि ये बात कर रहे हैं, ये p+1, ये सिर्फ कह रहे हैं डायमेंशन p से बड़ी होगी, सिर्फ कह रहे हैं, और ये क्या कह रहे हैं, एकदम नजदीक में p+1 भी हो सकती है, उससे भी बड़ी हो सकती है, तो p+1 खुद p से बड़ा है कि नहीं, इसको इसने अपने अंदर में समेट लिया है, इसीलिए हम लोग नजदीक कर दिया और इनको गलत कर दिया। उसके बाद देखो ये भी सही है, लेकिन देखो ये इक्वलिटी की बात कर दिया कि नहीं किया, इसीलिए ये भी उड़ गया, ये ग्रेटर देन से उड़ गया, इसको समझा। अब एक लाइन का एक्सप्लेनेशन सुनो, एक लाइन का एक्सप्लेनेशन वो ये है जो हम सुनना चाह रहे थे, तुम लोग बोले नहीं, ठीक। इफ सुपरसेट ऑफ दिस सेट इज एलाइन, if superset of this set is Li, it means there exists at least one vector in capital V which never be spanned by this set। इसके अंदर एक वेक्टर ऐसा जरूर रहा होगा जो इससे स्पैन नहीं हुआ होगा, तभी तो मिलावट के बाद भी वो Li बना रह गया। कुछ याद आया, ये वर्डिंग कहीं बहुत पहले इस्तेमाल की गई थी, और हम बताएं कब इस्तेमाल की गई थी, तुमको याद आना चाहिए, हम बताएं। तुम बहुत परेशान हो गए, मतलब तुम घर पे बैठ के वीडियो देख रहे थे, याद आया, और तब हम लास्ट में यही वाली लाइन बोले हुए थे, लास्ट में तो तुम कहे हाँ सर इससे क्लियर हो गया, लेकिन मुझको याद है मेरा दिमाग सही सलामत चल रहा है। अरे बचपन में वो बाल जीवन मुफ्ती में पिए हैं, कौन सा, एक ही सवाल, हाँ हाँ, तो एक ही सवाल लगा था उस दिन, लेक्चर का सीक्वेंस कैसे होगा, कौन सा, कैसा सीक्वेंस क्या चल रहा है, आज कौन सा लेक्चर है, आज चेंज ऑफ बेसिस का तीसरा है, आज चेंज ऑफ बेसिस का तीसरा लेक्चर है। सब जो जहां पढ़ा करो ना उसी पे वो डाल दिया करो, कभी वहां कंफ्यूजन हो तो लौट सको यहाँ पर, नहीं पता चलेगा फिर अपने लोग बस लाल घुसक्कड़ की तरह घूमते रहेंगे। लाल घुसक्कड़ के बारे में फेमस है ना, जब कोई कुछ नहीं बूझ पाता था तो लाल घुसक्कड़ को बुलाया जाता था, वो अलग बात है, उनके जस्टिफिकेशन कैसे होते थे राम मालिक है। एक दिन एक हाथी गया गांव से, पुरानी कहानी है, गांव से हाथी पार हो गया, हाथी पार होने के बाद हाथी के पैर बड़े बड़े होते हैं, तो गांव वालों ने कभी इतने बड़े निशान देखे नहीं थे, सुबह हुई देखे कीचड़ में बड़े बड़े पैर पड़े हुए थे, तो देखने लगे, सब सोच रहे हैं क्या गया क्या गया क्या गया, तो एक लोग उसमें से कह रहे बूझे पूछे लाल घुसक्कड़ और ना पूछे को, बुला के लाए गए उनको, आए वो तो देख करके बताए, कभी बड़े गौर से देखे होके उसके बाद जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं, अपनी तारीफ करें, बूझे पूछे लाल घुसक्कड़ और न बूझे कोई, पैर में चाकी बांध के कोई हिरन न कूदा होए, मतलब हिरन अपने पैर में आटा पीसने वाली जो चक्की है उसको बांध के कूदता हो गया है, ऐसा जस्टिफिकेशन देंगे। चलो लिख लो, ऑब्जर्व दैट, अब शुरुआत कर रहे हैं आज से लेक्चर की। सोचो 11:30 मेरी वजह से नहीं, तुम लोगों की वजह से, तुम लोग इतना भूलते क्यों हो, तुम लोग सही सलामत याद रखो, तो मुझको इतनी देर थोड़ी लगेगी। ऑब्जर्व दैट the matrix PB to C, the matrix P B to C, ठीक। ये बताओ इक्वेशन नंबर 7 पूछवाने थे, कहाँ पर, जहां मैट्रिक्स निकल करके आई थी और बगल में आर्गुमेंटेड में आइडेंटिटी पड़ी होगी और उधर मैट्रिक्स पड़ी थी, याद आया ना, उसी इक्वेशन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। ऑब्जर्व दैट, निरीक्षण कीजिए या देखिए, द मैट्रिक्स P B to C इन एग्जांपल 2, इन एग्जांपल 2, ठीक, ऑलरेडी अपीयर्ड
ऑलरेडी अपीयर्ड, पहले ही प्रकट हो चुकी है, ऑलरेडी अपीयर्ड इन इक्वेशन 7, केवल इन 7। ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि आपकी जो P(B)to(C) ये चेंज ऑफ मैट्रिक्स जो है, चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स, ये एग्जांपल नंबर 2 में पहले ही इक्वेशन नंबर 7 में प्रेजेंट हो चुकी है। ठीक, हमको फाइनल कोई भी टच देना नहीं पड़ा। वो तो ठीक की बात है कि हम लोग लास्ट में चले गए, पूरे सॉल्यूशन को एकदम छप छप कर देना चाहते थे, तो हमने B1 का बेसिक C कोऑर्डिनेट और B2 का C कोऑर्डिनेट अलग अलग बताया। लेकिन हकीकत देखें तो जब हम सॉल्व कर रहे थे इसको, ये C1 वेक्टर C2 वेक्टर आर्गुमेंटेड B1 वेक्टर B2 वेक्टर, इसको जब सॉल्व करते करते हम लोग इसे आइडेंटिटी में रिड्यूस किए, तो ये बगल वाली मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली P(B)to(C) बन गई थी कि नहीं बनी? यही मेरा मैकेनिज्म है। P(B)to(C) निकालने का मैकेनिज्म यही होगा कि जहां मांगा जा रहा है, किसमें, B कोऑर्डिनेट को किसमें मांगा जा रहा है, C में, तो इधर कौन सा लगाओगे, C वाले वेक्टर, यानी नया वाला बेसिस इधर लगा दो और पुराना बेसिस इधर लगा दो, बीच में आर्गुमेंटेड की तरह बना दो, और इसको रो ऑपरेशन लगा के इधर वाले को चेंज करो, किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, उधर वाला बदलने दो, हम तुमको लास्ट में देखेंगे। ये जब पूरी तरह आइडेंटिटी में बदल जाएगा तो इस दुनिया में जो बचेगा वो कौन होगा, P(B)to(C). तो ऑर्डर देखो, ऑर्डर कैसा आया, B वाला B की तरफ आया, C वाला C की तरफ। ये याद करने में आसानी होगी कि आप कौन से बेसिस के एलिमेंट को किधर रखोगे। P(B)to(C) चाहिए तो लेफ्ट साइड में कौन है, तो लेफ्ट साइड में कौन उतरेंगे, नए वाले बेसिस। राइट साइड में कौन है, पुराना बेसिस, तो राइट साइड में कौन उतरेगा, पुराने बेसिस के एलिमेंट। याद आया? लिखना, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग, ये कोई बहुत अचंभित होने की बात नहीं है। दिस इज नॉट सरप्राइजिंग। दिस इज नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज द फर्स्ट कॉलम ऑफ, because the first column of P(B)to(C), because the first column of P(B)to(C) results from क्योंकि ये जो आपकी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स बन रही है, इसका जो पहला कॉलम है ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने पर बन रहा है, इसीलिए उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज फर्स्ट कॉलम ऑफ द P(B)to(C) रिजल्ट्स फ्रॉम रो रिड्यूसिंग, बोलो किसको रो रिड्यूस करने से बना था, पहला कॉलम किसे रो रिड्यूस करने से बना था, ना C1 C2 आर्गुमेंटेड B1, बस इतने से पहला कॉलम सिर्फ इतने से बना था। दूसरा कॉलम किससे बना था, यहीं पर कौन आ जाएगा, B2। तीसरा बनाना होगा तो यहाँ क्या रखेंगे, B3, और सब इकट्ठे बनाना होगा तो B1 B2 B3 रख देंगे लास्ट में। ठीक, तो लिखा गया है, ऑब्जर्व दैट द मैट्रिक्स P(B)to(C) इन एग्जांपल नंबर 2 ऑलरेडी अपीयर्ड इन 7। ये पहले ही आपको इक्वेशन नंबर 7 में नजर आ गई है। दिस इज नॉट सरप्राइजिंग, ये कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं है, बिकॉज क्योंकि द फर्स्ट कॉलम ऑफ P(B)to(C) रिजल्ट्स फ्रॉम रो रिड्यूसिंग ऑफ दिस मैट्रिक्स, क्योंकि आपको पहला कॉलम इसी को रिड्यूस करने से मिला हुआ है। ठीक, आगे उसी में लिख देना। अच्छा, इसको कहाँ रिड्यूस किया वो भी लिख देना, रिड्यूसिंग दिस टू, इसको रिड्यूस किया गया है टू आई डॉटेड लाइन, यहाँ देखना क्या लिख रहे हैं, सही है या गलत है, जो आप ही लिखे सही है गलत, अरे P(B)to(C) का पहला कॉलम कौन होता था, पहला कॉलम मतलब B1 का C कोऑर्डिनेट, तो ये B1 का C कोऑर्डिनेट लिखना सही है। ठीक, आगे लिखना, एंड सिमिलरली फॉर द सेकंड कॉलम ऑफ P(B)to(C), एंड सिमिलरली, और इसी प्रकार, एंड सिमिलरली फॉर द सेकंड कॉलम
फॉर द सेकेंड कॉलम ऑफ PB2C, और इसी तरह आप PB2C का सेकंड कॉलम भी निकालते हो, बस अंतर क्या है आपकी यहाँ क्या पुट हो जाएगा, B2 पुट हो जाएगा। ठीक, अब वो बात जो तुमको याद रखनी है, इसका मतलब दैट इज पहला कॉलम क्या भरे C1, दूसरा क्या भरे C2, डॉटेड लाइन यहाँ क्या भरे B1, यहाँ B2, ये हमको दिया गया है। फिर हम इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाते लगाते इसको चेंज कर देते हैं, और चेंज किसमें करते हैं, उधर कौन बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इधर पहला कॉलम B1 का C कोऑर्डिनेट और B2 का C कोऑर्डिनेट, थोड़ा दूर लिखना, मेरे में नजदीक हो गया, ये दो कॉलम है और लिख के घेरा मार देना। अच्छा, चाहे यहाँ घेरा ना मारना, चाहे यहाँ घेरा मारना, दैट इज C1 C2 B1 B2, ठीक, और ये इक्विवेलेंट होगा I P B2 C, इसको घेरा मारना, ये याद करने में मजेदार है। अब B2C ना कंफ्यूज होना, अब B2C हम एकदम साफ साफ बोल रहे हैं, B से C में जा रहे हैं, समझ आ गया होगा। अब लग दिक्कत सर ना वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था मेरा वहाँ से, फर्स्ट सेशन में तो वेक्टर एक्स को लिखते हैं तो वहाँ पे B वाले बेसिस के सारे B1 B2 कॉलम लिखते थे, फिर कोऑर्डिनेट लिखते थे, तो वहाँ से मुझे पहले वाले बेसिस को शिफ्ट किए दूसरे वाले पे, उसके कोऑर्डिनेट को फिर शिफ्ट किए, उस पर मल्टीप्लाई किया। अभी आया इतने सही कर इंटरेस्ट की बात है, टफ बेसिकली बता रहे थे, मुझे समझ में आया कि ये क्यों नहीं आया, तो बार बार ट्रांसफॉर्मेशन बता रहे थे यही कि यहाँ से हम लोग वहाँ जैसे चेंजिंग कर सकते हैं, स्विचिंग बता रहे हैं आप, इस स्विचिंग की दूरी से बता तो समझ ही नहीं आया उस टाइम पे। हाँ, आप समझ, अब इसकी बात करें तो स्विचिंग का लीनियर कॉम्बिनेशन, हाँ ये लीनियर कॉम्बिनेशन चलता है। PB2 जो C बता रहे हैं आप, ये तो वो नहीं वर्ड बोलते, PB2 मैट्रिक्स नहीं यूज किए थे, हाँ, उसको कहते थे स्विचिंग होती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम किताबें ना ट्रांसफॉर्मेशन ही लिखती हैं, मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन लिखती हैं। हम याद दिलाएं, सुनो, BSc में एक जगह पर एक मैट्रिक्स बनती थी जिसमें पहले कॉलम भर लेते थे, फिर उसका ट्रांसपोज मार देते थे। हाँ, याद आया? ABC वही हाल सिमेट्रिक बनाने के लिए शायद नहीं, सिमेट्रिक नहीं बनाने के लिए, फिर तुम बोल रहे मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जब पहला सॉल्व कर लेते थे तो उसके बाद उसका ट्रांसपोज यूज होता है, मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ ये याद है, T ऑफ E1 की इमेज लेते थे, T ऑफ E2 की इमेज लेते थे, रख के उसके बाद पूरे ट्रांसपोज मार देते थे। वही मैट्रिक्स बनती, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यही किस्सा था, बहुत चलाऊ वाला किस्सा लगता वही था। पूरा ट्रांसपोज जो अपने ट्रांसपोज हाँ, यही से बोल रहे हैं अच्छा, कि मतलब निकालने के बाद पूरे ट्रांसपोज लेते वो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ उसकी जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ अपना काम सीधे सीधे होता है, यहाँ सीधा निकालो, सीधा काम करो। कितने तक लिखूं? अब ये जान लो ना, कोई भी दो बेसिस दिया जाए, किसी भी वेक्टर स्पेस का दिया जाए, सेम यही प्रोसीजर सबका होता है चेंज ऑफ मैट्रिक्स को निकालने का। ठीक, तो अगले में स्टार्ट करके लिख लेना, बोले an analogous procedure, an analogous procedure, ANALOGOUS, प्रोसीजर की भी बोले, एंड नहीं एन, तुम पहले ही गड़बड़ पाओगे, लिखिए एन एनालॉगस प्रोसीजर वर्क्स मतलब बिल्कुल यही सिद्धांत आपका काम करेगा। एन एनालॉगस प्रोसीजर वर्क्स फॉर फाइंडिंग चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स, चेंज डैश ऑफ डैश कोऑर्डिनेट, finding the change of coordinates matrix, the change of coordinate matrix between any two bases of Rn, between any two bases of Rn, मतलब कोई भी दो बेसिस आपको दिया जाएगा,
यही प्रोसीजर हमेशा काम करेगा, कोई दूसरा प्रोसीजर नहीं है, सेम टू सेम। हम बता रहे इसका एक रास्ता और है, एक रास्ता है चैप्टर नंबर 4.4 से, हम नहीं बता रहे, डेविड सीले ने बताया हमारे, अपना कुछ नहीं, क्रेडिट गोज टू डेविड सीले सर। मुलाकात तो हो नहीं सकती, क्या मुलाकात हो गई तो उनकी एक बात हमारे समझ नहीं आने वाली, हमारी एक उनको नहीं आने वाली, ना अपने को अंग्रेजी आती है ना उनको हिंदी आती है, दोनों नहीं, तो मुलाकात कैसे नहीं होगी। फिर जिंदा है? कौन डेविड सीले? पता नहीं, हमको ये भी नहीं पता है। जिंदा नहीं, जिनमें सर उनका लेक्चर है गिलबर्ट स्ट्रेंज तो हैं, उनका हम सुने हैं लेक्चर, वो हैं, डेविड सीले के बारे में नहीं जानते, कभी तलाश भी नहीं की। सोचो कितने मतलब नालायक इंसान हैं, मतलब उन्हीं की पूरी किताब पढ़ा के कभी उनके बारे में सर्च कर रहे थे। इसको नालायक नहीं कहते, इसको कहते हैं एहसान फरामोश, सर्वस का निर्वस है। खोज रहे हो क्या हमको? लेकिन एग्जाम्पल हाँ, जिससे गूगल को भी हार्ट अटैक आ जाए, ऐसा सवाल क्या ही करोगे। लेट जो दिया गया उतने से शुरुआत कर, लेट वेक्टर v1, ये ज़्यादा नहीं हल्का हो गया, नहीं दिख रहा है। लेट वेक्टर v1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3, ये v1 दिया गया है। वेक्टर v2 हमें दिया गया है, वेक्टर v2 इज इक्वल टू, ये दिया गया है -2 4, -2 4, ठीक। वेक्टर c1 दिया गया है, वेक्टर c1 इज इक्वल टू -7 9, और वेक्टर c2 दिया गया है -5 7। हाँ, 2018 में तो 1941 की जो भी फर्स्ट मार्च कितना 1941 एंड कंसीडर कंसीडर, ठीक। सुनो, 4 वेक्टर लिखे गए हैं, वेक्टर v1, वेक्टर v2, वेक्टर c1, वेक्टर c2, और कह रहे हैं अब आप कंसीडर कीजिए एंड कंसीडर द बेसिस, कंसीडर द बेसिस फॉर R2, consider the basis for R2 by capital V is equal to vector v1 comma vector v2, ठीक। एंड दूसरा बेसिस कैपिटल C हमें दिया गया है वेक्टर c1 वेक्टर c2, ये सेकंड बेसिस है, ठीक। पहली बात जो इन्होंने कही, ये कह रहे हैं फाइंड द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स, फाइंड the change of coordinate matrix B to C from C to B, पहला C to B है, from C to B, ठीक। दूसरा इन्होंने कहा जी फाइंड चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट and change of coordinate matrix from B to C, B to C। B1, B2, C1, C2 ये चार के चारों वेक्टर दिए गए हैं, जहां B1, B2 का जो करेक्शन है वो पहला बेसिस कैपिटल B है, C1, C2 का करेक्शन दूसरा बेसिस कैपिटल C है। अब ये दोनों तरफ चेंजिंग रूल जा रहे हैं,
कि आप B से C की तरफ आए या C से B की तरफ जाएं, तो आप कैसे उसके C कोऑर्डिनेट को और B कोऑर्डिनेट को देंगे। कुल मिला करके हमको केवल एक निकालना है, दूसरा तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। और 1 जुलाई के लिए ना दिमाग तैयार रखो। 1 जुलाई के लिए पूरा कितने चैप्टर तक बोले हैं? एकदम कंप्लीट करके ना पीडीएफ अपलोड कर दे, कहो तो पीडीएफ अपलोड कर दे। अरे सुनो, ज्यादा वो बताओ, नए तरीके से टेस्ट लेंगे, न्यू इंडिया लिंक बनाएंगे नहीं। अरे सुनो, हम टेक्नोलॉजी दुनिया बहुत दूर वाले आदमी हैं, बहुत मतलब बद्दी वाला काम है। तुम्हारा मोबाइल ये वीडियो भी बन रहा है, हम अपने से ना बनाते, कौन मदर आई से फूकेगा। एक तो इसे मेरा 2017 का मोबाइल, पुरानी टेक्नोलॉजी कहाँ से चल पाएगा। नए सुनो, न्यू इंडिया का मतलब ये है पेपर आउट, पहले स्टेप पर दे दे। हाँ दे लगाते रहो। 1 जुलाई को जवाब देना, ये नहीं बताएं कौन सही कौन गलत, ऑप्शन बना बना करके दे दें, अपना एक्सप्लेनेशन लिख करके रखे रहो। 1 जुलाई का एक्सप्लेनेशन सबमिट करना। रोज आता हूं नकल के लिए खुली छूट है, नकल तो तब करोगे ना क्वेश्चन पाओगे नहीं तो कहाँ से। बात छोड़ना बात स्टार्ट करना बात सब सॉल्यूशन। चलो वापस आओ, सुनो बारी बारी एक एक हिस्सा। हमको चेंज ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है, चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स। पहली निकालनी है C to B और दूसरी निकालनी है B to C। जो बोलो वो पहले निकाल दिया जाए। B to C C to B निकालें। C to B निकालिए, फिर यहाँ से ये B to C निकालिए, कुछ लिखना नहीं, कुछ लिखना नहीं, सिर्फ देखना। ए वाला पहले कर रहे हैं, ठीक। ए वाले में जो निकालना है उसको We want justice, P C to B, ये चाहिए। C से B ही तो चाहिए। इसका मतलब हमको क्या चाहिए, ये देखिए, ये देखो, ये आ रहा है पूरा ठीक। दिस इज इक्वल टू, इसका मतलब जा कहाँ रहे हो B में, आ कहाँ से रहे हो C से आ रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखा जाए, C1 का कोऑर्डिनेट B कोऑर्डिनेट, C1 का B कोऑर्डिनेट, क्योंकि जा जहाँ पे रहे हैं वो दुनिया चाहिए। C2 का B कोऑर्डिनेट चाहिए, यही तो चाहिए, ठीक। अच्छा ये कैसे निकलेंगे, इसका मतलब अब बोलो कैसे निकाला जाए। प्रोसीजर पहले मिल चुका है, नकल छापो ना। चाहिए क्या, C से B आना है ना, तो पहले भूले बिसरी यादों के साथ जी रहे हो। सुनो सुनो, B1 B2 and so on BP, ठीक, is LI in capital B, is LI in capital B। अभी देखना, अभी यहाँ से नतीजा क्या निकलता है, यहाँ से नतीजा ये निकलता है कि दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशन ऑफ कैपिटल B, ठीक, मे बी P, मे बी P बोले, अभी हम कंफर्म नहीं है, हम सिर्फ इतनी एक्सप्लेनेशन तो हम एक लाइन में भी बोल देंगे, एक लाइन में है, लेकिन फिर भी हम वहां से पूछ रहे जहां से उनको दिक्कत हुई है, तुम्हारी तकलीफ दूर कर रहे हैं। ये P वेक्टर का कलेक्शन LI है। हमको पता है किसी वेक्टर स्पेस में जो LI सेट होता है वो मैक्सिमम उतने ही एलिमेंट रख सकता है, मतलब मैक्सिमम, कम भी रखेगा चलेगा, लेकिन मैक्सिमम उतने रख सकता है जितनी आपकी डायमेंशन है, ठीक। तो इसलिए अपने अंदर में कितने रखे, P। हमको नहीं पता ये मैक्सिमम रख लिया कि नहीं रख लिया, लेकिन एक बात तो तय हो गई, इसने P रखा और अपने आप को क्या किया, LI किया, तो कैपिटल B की डायमेंशन हो सकता है P हो, यानी हो सकता है ये LI सेट B को स्पैन कर जाए। जिस दिन ये LI सेट B को स्पैन कर जाएगा उस दिन डायमेंशन कितनी ले लेगा, P। लेकिन फिर एक बात आगे लगा दी गई, आगे ये लगाया गया कि हमको इसका एक सुपर सेट दे दिया गया, इसका एक सुपर सेट दिया गया।
अब सुपरसेट चलो, ये तो रहेंगे B1 B2 सो ऑन कहां तक BP, ये तो रहेंगे। एक और मिला दो, एक और मिलाने के लिए चलो मिला दिया BP+1 मिला दिए, लेकिन मिलावट करने के बाद भी इन्होंने कहा ये क्या रह गया, Li। ये सोचो अगर ये Li था, स्पैन कर गया होता तो बेसिस था तो डायमेंशन कितनी रख लेता P। लेकिन अब जब इसने यहीं से दिमाग चलाना, इसकी डायमेंशन हम मान लिए P हो गई, अगर इसकी डायमेंशन P हो गई तो इसका मतलब अब इसमें P के बाद एक भी मिलाओगे तो सेट क्या बन जाएगा, LD बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि मेरी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितने Li वेक्टर की है P, उससे ज्यादा की तो नहीं है। लेकिन ये कह रहे सुपरसेट लेने के बाद भी ये सुपरसेट क्या बना रह गया, Li बना रह गया। इसका मतलब कुछ भी हो जाए इसकी डायमेंशन P नहीं हो सकती, कुछ भी हो जाए नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इसकी डायमेंशन P रही होती ना तो एक का मिलावट करने पर ही ये तुरंत क्या हो जाता, LD हो जाता। लेकिन ये क्या बचा रह गया, Li। अगर ये Li बचा रह गया तो इसका मतलब डायमेंशन फिर मे बी अब कितनी लिखी जा सकती है, मे बी P+1। लेकिन अगर स्पैन ना किया तो फिर एक मिलाना पड़ेगा कि नहीं, तो इसका मतलब डायमेंशन ग्रेटर देन आर इक्वल टू P+। तो ये भी तो नीचे वाला हाँ, डायरेक्ट सही सुनो तो तभी तो हमने कोई हमको टोक सकता है कि आप गलत सलत बनाएंगे। ये हम पहले ही बोल दिए, ये 100% सही है, ये भी सही है, क्योंकि ये भी P से बड़े की बात है। P से बड़ा कौन, P+1। अब सुनो यहाँ P+1 इन्वॉल्व कर लिया ना, तो ज्यादा नजदीक कौन आया, CSIR वाले। ये फर्जी वाला ऑप्शन नहीं लगाएगा, ये हम तुम्हारे दिमाग का खाली बस क्या रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, फाइल कंप्रेस कर रहे हैं, सारी फाइलें एक जगह ही करती हूँ। असलियत P+1 की है, CSIR वाला ये बना सकता है, ये नहीं देगा, और ये देगा तो ये नहीं देगा। और अगर दोनों लगा दिया, मान लो कभी खुदा न खास्ता वो भी मनई ही तो है, ठीक, मनई के सीन पूछ होती नहीं है, लगा दी तो हम लोग नजदीक वाला सही काट देंगे। तो नजदीक में कौन है ये, क्योंकि ये बात कर रहे हैं ये P+1, ये सिर्फ कह रहे हैं डायमेंशन P से बड़ी होगी, सिर्फ कह रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं, एकदम नजदीक में P+1 भी हो सकती है, उससे भी बड़ी हो सकती है। तो P+1 खुद P से बड़ा है कि नहीं, इसको इसने अपने अंदर में समेट लिया है, इसीलिए हम लोग नजदीक कर दिया और इनको गलत कर दिया। उसके बाद देखो ये भी सही है, लेकिन देखो ये इक्वलिटी की बात कर दिया कि नहीं किया, इसीलिए ये भी उड़ गया, ये ग्रेटर देन से उड़ गया, इसको समझा। अब एक लाइन का एक्सप्लेनेशन सुनो, एक लाइन का एक्सप्लेनेशन वो ये है जो हम सुनना चाह रहे थे, तुम लोग भूले नहीं। ठीक, if superset of this set is Li, if superset of this set is Li, it means there exists at least one vector in capital V which never be spanned by this set। इसके अंदर एक वेक्टर ऐसा जरूर रहा होगा जो इससे स्पैन नहीं हुआ होगा, तभी तो मिलावट के बाद भी वो Li बना रह गया। कुछ याद आया, ये वर्डिंग कहीं बहुत पहले इस्तेमाल की गई थी, और हम बताएं कब इस्तेमाल की गई थी, तुमको याद आना चाहिए। हम बताएं, तुम बहुत परेशान हो गए, मतलब तुम घर पे बैठ के वीडियो देख रहे थे, याद आया। और तब हम लास्ट में यही वाली लाइन बोले हुए थे, लास्ट में तो तुम कहे हाँ सर इससे क्लियर हो गया, लेकिन मुझको याद है, दिमाग सही सलामत चल रहा है। अरे बचपन में वो बाल जीवन मुक्ति में किए हैं, कौन सा, एक ही सवाल, हाँ, तो एक ही सवाल लगा था उस दिन। लेक्चर का सीक्वेंस क्या चल रहा है, कौन सा कैसा सीक्वेंस क्या चल रहा है, आज कौन सा लेक्चर है, आज चेंज ऑफ बेसिस का तीसरा है, आज चेंज ऑफ बेसिस का तीसरा लेक्चर है। सब जो जहाँ पढ़ा करो ना उसी पे वो डाल दिया करो, कभी वहाँ कंफ्यूजन हो तो लौट सको यहाँ पर, नहीं पता चलेगा फिर अपने लोग बस लाल घुसक्कड़ की तरह घूमते रहेंगे। लाल मुजफ्फर के बारे में फेमस है ना, जब कोई कुछ नहीं बूझ पाता था तो लाल मुजफ्फर को बुलाया जाता था, वो अलग बात है, उनके जस्टिफिकेशन कैसे होते थे राम मालिक है। एक दिन एक हाथी गया गांव से, पुरानी कहानी है, गांव से हाथी पार हो गया, हाथी पार होने के बाद हाथी के पैर बड़े बड़े होते हैं, तो गांव वालों ने कभी इतने बड़े निशान देखे नहीं थे, सुबह हुई देखे कीचड़ में बड़े बड़े पैर पड़े हुए थे, तो देखने लगे, सब सोच रहे हैं क्या गया क्या गया क्या गया, तो एक लोग उसमें से कह रहे पूछे पूछे लाल मुजफ्फर और ना पूछे को, बुला के लाए गए उनको, आए वो तो देख करके बता रहे, पहले बड़े गौर से देखे हो के उसके बाद जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं, अपनी तारीफ करें, पूछे पूछे लाल मुजफ्फर और न पूछे कोई, पैर में चाकी बांध के कोई हिरन न कूदा होए, मतलब हिरन अपने पैर में आटा पीसने वाली जो चक्की है उसको बांध के कूदता हुआ गया है, ऐसा जस्टिफिकेशन देंगे। चलो लिख लो, ऑब्जर्व दैट, अब शुरुआत कर रहे हैं आज से लेक्चर की। सोचो
11:30 मेरी वजह से नहीं, तुम लोगों की वजह से। तुम लोग इतना भूलते क्यों हो? तुम लोग सही सलामत याद रखो, तो मुझको इतनी देर थोड़ी लगेगी। ऑब्जर्व दैट the matrix PB to C, the matrix P B to C, ठीक। ये बताओ इक्वेशन नंबर 7 पूछवाने थे कहाँ पर, जहां मैट्रिक्स निकल करके आई थी और बगल में आर्गुमेंटेड में आइडेंटिटी पड़ी होगी और उधर मैट्रिक्स पड़ी थी, याद आया ना? उसी इक्वेशन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। ऑब्जर्व दैट, निरीक्षण कीजिए या देखिए, द मैट्रिक्स P B to C इन एग्जांपल 2, इन एग्जांपल 2, ठीक, ऑलरेडी appeared, पहले ही प्रकट हो चुकी है, ऑलरेडी appeared इन इक्वेशन 7, केवल इन 7। ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि आपकी जो P B to C, ये चेंज ऑफ मैट्रिक्स जो है, चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स, ये एग्जांपल नंबर 2 में पहले ही इक्वेशन नंबर 7 में प्रेजेंट हो चुकी है, ठीक। हमको फाइनल कोई भी टच देना नहीं पड़ा। वो तो ठीक की बात है कि हम लोग लास्ट में चले गए, पूरे सॉल्यूशन को एकदम छप कर देना चाहते थे, तो हमने B1 का बेसिक C कोऑर्डिनेट और B2 का C कोऑर्डिनेट अलग अलग बताया। लेकिन हकीकत देखें तो जब हम सॉल्व कर रहे थे इसको, ये C1 वेक्टर C2 वेक्टर आर्गुमेंटेड B1 वेक्टर B2 वेक्टर, इसको जब सॉल्व करते करते हम लोग इसे आइडेंटिटी में रिड्यूस किए, तो ये बगल वाली मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली P B to C बन गई थी कि नहीं बनी? यही मेरा मैकेनिज्म है। P B to C निकालने का मैकेनिज्म यही होगा कि जहां मांगा जा रहा है, किसमें, B कोऑर्डिनेट को किसमें मांगा जा रहा है, C में, तो इधर कौन सा लगाओगे, C वाले वेक्टर, यानी नया वाला बेसिस इधर लगा दो और पुराना बेसिस इधर लगा दो, बीच में आर्गुमेंटेड की तरह बना दो, और इसको रो ऑपरेशन लगा के इधर वाले को चेंज करो, किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, उधर वाला बदलने दो, हम तुमको लास्ट में देखेंगे। ये जब पूरी तरह आइडेंटिटी में बदल जाएगा तो इस दुनिया में जो बचेगा वो कौन होगा, P B to C। तो ऑर्डर देखो, ऑर्डर कैसा आया, B वाला B की तरफ आया, C वाला C की तरफ। ये याद करने में आसानी होगी कि आप कौन से बेसिस के एलिमेंट को किधर रखोगे। P B to C चाहिए तो लेफ्ट साइड में कौन है, तो लेफ्ट साइड में कौन उतरेंगे, नए वाले बेसिस। राइट साइड में कौन है, पुराना बेसिस, तो राइट साइड में कौन उतरेगा, पुराने बेसिस के एलिमेंट। याद आया? लिखना, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग, ये कोई बहुत अचंभित होने की बात नहीं है। दिस इज नॉट सरप्राइजिंग। दिस इज नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज द फर्स्ट कॉलम ऑफ, because the first column of P B to C, because the first column of P B to C results from क्योंकि ये जो आपकी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स बन रही है, इसका जो पहला कॉलम है ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने पर बन रहा है, इसीलिए उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज फर्स्ट कॉलम ऑफ द P B to C रिजल्ट्स फ्रॉम रो रिड्यूसिंग, बोलो किसको रो रिड्यूस करने से बना था, पहला कॉलम किसे रो रिड्यूस करने से बना था, ना C1 C2 आर्गुमेंटेड B1, बस इतने से, पहला कॉलम सिर्फ इतने से बना था। दूसरा कॉलम किससे बना था, यहीं पर कौन आ जाएगा, B2। तीसरा बनाना होगा तो यहाँ क्या रखेंगे, B3, और सब इकट्ठे बनाना होगा तो B1 B2 B3 रख देंगे लास्ट में, ठीक।
तो लिखा गया है ऑब्जर्व दैट द मैट्रिक्स P B to C इन एग्जांपल नंबर 2 ऑलरेडी अपीयर्ड इन 7। ये पहले ही आपको इक्वेशन नंबर 7 में नजर आ गई है। दिस इज नॉट सरप्राइजिंग, ये कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं है, बिकॉज क्योंकि द फर्स्ट कॉलम ऑफ P B to C रिजल्ट्स फ्रॉम रो रिड्यूसिंग ऑफ दिस मैट्रिक्स, क्योंकि आपको पहला कॉलम इसी को रिड्यूस करने से मिला हुआ है। ठीक, आगे उसी में लिख देना। अच्छा, इसको कहाँ रिड्यूस किया वो भी लिख देना। रिड्यूसिंग दिस टू, इसको रिड्यूस किया गया है टू आई डॉटेड लाइन, यहाँ देखना क्या लिख रहा है, सही है या गलत है, जो आप ही लिखे सही है गलत? अरे नहीं है। P B to C का पहला कॉलम कौन होता था? पहला कॉलम मतलब B1 का C कोऑर्डिनेट, तो ये B1 का C कोऑर्डिनेट लिखना सही है। ठीक, आगे लिखना एंड सिमिलरली फॉर द सेकंड कॉलम ऑफ P B to C, एंड सिमिलरली और इसी प्रकार, एंड सिमिलरली फॉर द सेकंड कॉलम, फॉर द सेकंड कॉलम ऑफ P B to C, और इसी तरह आप P B to C का सेकंड कॉलम भी निकालते हो। बस अंतर क्या है, आपकी यहाँ क्या पुट हो जाएगा, B2 पुट हो जाएगा। ठीक, अब वो बात जो तुमको याद रखनी है, इसका मतलब that is, पहला कॉलम क्या भरे C1, दूसरा क्या भरे C2, डॉटेड लाइन यहाँ क्या भरे B1, यहाँ B2, ये हमको दिया गया है। फिर हम इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाते लगाते इसको चेंज कर देते हैं। अब चेंज किसमें करते हैं, उधर कौन बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इधर पहला कॉलम B1 का C कोऑर्डिनेट और B2 का C कोऑर्डिनेट, थोड़ा दूर लिखना, मेरे में नजदीक हो गया, ये दो कॉलम है और लिख के घेरा मार देना। अच्छा, चाहे यहाँ घेरा न मारना, चाहे यहाँ घेरा मारना, दैट इज C1 C2 B1 B2। ठीक, और ये इक्विवेलेंट होगा I P B2 C, इसको घेरा मारना, ये याद करने में मजेदार है। अब B2C ना कंफ्यूज होना, अब B2C हम एकदम साफ साफ बोल रहे हैं, B से C में जा रहे हैं, समझ आ गया होगा। अब लग दिक्कत सर ना वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था मेरा वहाँ से। फर्स्ट इससे में तो वेक्टर इसको लिखते हैं तो वहाँ पे B वाले बेसिस के सारे B1 B2 कॉलम होते थे, फिर कोऑर्डिनेट लिखते थे, तो वहाँ से मुझे पहले वाले बेसिस को शिफ्ट किए दूसरे वाले पे, तो उसके कोऑर्डिनेट को फिर शिफ्ट किए उस पर मल्टीप्लाई किया। हाँ, अभी आया तो सही बोले इंटेंसिटी की बात है, टफ बता रहे थे, मुझे समझ में आया कि ये क्यों नहीं आया, तो बार बार ट्रांसफॉर्मेशन बता रहे थे यही कि यहाँ से हम लोग वहाँ जैसे चेंजिंग कर सकते हैं, स्विचिंग बता रहे हैं हम, इस स्विचिंग की दूसरे से बता समझ नहीं आया उस टाइम पे। हाँ, आप समझ इसकी बात करें तो स्विचिंग करना लीनियर कॉम्बिनेशन, हाँ ये लीनियर कॉम्बिनेशन चलता है। P-B2 जो C बता रहे हैं आप, ये तो वो नहीं वर्ड मतलब P-B2 मैट्रिक्स नहीं यूज किए थे, हाँ, उसको कहते थे स्विचिंग होती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम किताबें ना ट्रांसफॉर्मेशन ही लिखती हैं, मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन लिखती हैं। हम याद दिलाएं, सुनो BSc में एक जगह पर एक मैट्रिक्स बनती थी जिसमें पहले कॉलम भर लेते फिर उसका ट्रांसपोज मार देते। हाँ, याद आया, ABC वही हाल सिमेट्रिक बनाने के लिए शायद, नहीं सिमेट्रिक नहीं बनाने के लिए, फिर तुम बोल रहे मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जब पहला सॉल्व कर लेते थे फिर उसके बाद उसका ट्रांसफर ले लेते थे, मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ ये याद है, T ऑफ E1 की इमेज लेते थे, T ऑफ E2 की इमेज लेते थे, रख के उसके बाद पूरे ट्रांसपोज मार देते थे। वो मैट्रिक्स बनती मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यही किस्सा था, बहुत चलाऊ वाला किस्सा लगता था। वही बोल रहे थे ट्रांसपोज, जो अपने ट्रांसपोज हाँ, यही से बोल रहे हैं अच्छा, कि मतलब निकालने के बाद हम ट्रांसपोज लेते वो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ उसकी जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ अपना काम सीधे सीधे होता है, यहाँ सीधा निकालो सीधा काम करो। कितने तक लिखूं? अब ये जान लो ना, कोई भी दो बेसिस दिया जाए, किसी भी वेक्टर स्पेस का दिया जाए,
सेम यही प्रोसीजर सबका होता है चेंज ऑफ मैट्रिक्स को निकालने का। ठीक, तो अगले में स्टार्ट करके लिख लेना। बोले एन एनालॉगस प्रोसीजर, एन एनालॉगस प्रोसीजर, ANALOGOUS प्रोसीजर की भी बोले, एंड नहीं एन, तुम पहले ही गड़बड़वाओगे, लिखिए एन एनालॉगस प्रोसीजर वर्क्स मतलब बिल्कुल यही सिद्धांत आपका काम करेगा। एन एनालॉगस प्रोसीजर वर्क्स फॉर फाइंडिंग चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स, चेंज डैश ऑफ डैश कोऑर्डिनेट, finding the change of coordinates matrix, the change of coordinate matrix between any two bases of Rn, between any two bases of Rn, मतलब कोई भी दो बेसिस आपको दिया जाएगा, यही प्रोसीजर हमेशा काम करेगा, कोई दूसरा प्रोसीजर नहीं है, सेम टू सेम। हम बता रहे इसका एक रास्ता और है, एक रास्ता है चैप्टर नंबर 4.4 से, हम नहीं बता रहे, डेविड सीले ने बताया हमारे, अपना कुछ नहीं, क्रेडिट गोज टू डेविड सीले सर। मुलाकात तो हो नहीं सकती, क्या मुलाकात हो गई तो उनकी एक बात हमारे समझ नहीं आने वाली, हमारी एक उनको नहीं आने वाली, ना अपने को अंग्रेजी आती है ना उनको हिंदी आती है, दोनों नहीं, तो मुलाकात कैसे नहीं होगी। फिर जिंदा है कौन, डेविड सीले? पता नहीं, हमको ये भी नहीं पता है, जिंदा नहीं, सर उनको लेक्चर है गिलबर्ट स्ट्रेंज तो हैं, उनका हम सुने हैं लेक्चर, वो हैं, डेविड सीले के बारे में नहीं जानते, कभी तलाश भी नहीं की। सोचो कितने मतलब नालायक इंसान हैं, मतलब उन्हीं की पूरी किताब पढ़ा के कभी उनके बारे में सर्च तक नहीं की। इसको नालायक नहीं कहते, इसको कहते हैं एहसान फरामोश, सर्वस का निर्वस है। खोज रहे हो क्या हमको? लिखना एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल हाँ, जिससे गूगल को भी हार्ट अटैक आ जाए, ऐसा सवाल क्या ही करोगे। लेट जो दिया गया उतने से शुरुआत कर, लेट वेक्टर v1, ये ज़्यादा नहीं हल्का हो गया, ये लिखा है, लेट वेक्टर v1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3, ये v1 दिया गया है, वेक्टर v2 हमें दिया गया है, वेक्टर v2 इज इक्वल टू, ये दिया गया है -2 4, ठीक। वेक्टर c1 दिया गया है, वेक्टर c1 इज इक्वल टू -7 9, और वेक्टर c2 दिया गया है -5 7। हाँ 2018 में कितना 1941 एंड कंसीडर ठीक। सुनो, 4 वेक्टर लिखे गए हैं, वेक्टर v1, वेक्टर v2, वेक्टर c1, वेक्टर c2, और कह रहे हैं अब आप कंसीडर कीजिए एंड कंसीडर द बेसिस, कंसीडर द बेसिस फॉर R2, consider the basis for R2 by capital B is equal to vector B1 comma vector B2, and दूसरा बेसिस कैपिटल C हमें दिया गया है वेक्टर C1 वेक्टर C2, ये सेकंड बेसिस है। ठीक, पहली बात जो इन्होंने कही, ये कह रहे हैं फाइंड द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स, फाइंड the change of coordinate matrix
B to C, from C to B, पहला C to B है, from C to B, ठीक। दूसरा इन्होंने कहा D, find change of coordinate and change of coordinate matrix from B to C, B to C। B1, B2, C1, C2 ये चार के चार वेक्टर दिए गए हैं, जहां B1, B2 का जो कनेक्शन है वो पहला बेसिस कैपिटल B है, C1, C2 का कनेक्शन दूसरा बेसिस कैपिटल C है। अब ये दोनों तरफ चेंजिंग रूल जा रहे हैं कि आप B से C की तरफ आए या C से B की तरफ जाएं, तो आप कैसे उसके C कोऑर्डिनेट को और B कोऑर्डिनेट को देंगे। कुल मिला करके हमको केवल एक निकालना है, दूसरा तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। और 1 जुलाई के लिए ना दिमाग तैयार रखो। 1 जुलाई के लिए पूरा कितने चैप्टर तक बोले हैं? एक तो कंप्लीट करके ना पीडीएफ अपलोड कर दे कहो तो पीडीएफ अपलोड कर दे। अरे सुनो, ज्यादा वो बताओ, नए तरीके से टेस्ट लेंगे, न्यू इंडिया लिंक नहीं लिंक। अरे सुनो, हम टेक्नोलॉजी दुनिया बहुत दूर वाले आदमी हैं, बहुत मतलब बद्दी वाला काम है। तुम्हारा मोबाइल ये वीडियो भी बन रहा है, हम अपने से ना बनाते, कौन मदर आई से खोकेगा। एक तो ऐसे मेरा 2017 का मोबाइल, पुरानी टेक्नोलॉजी कहाँ से चल पाएगा। नए सुनो, न्यू इंडिया का मतलब ये है पेपर आउट, पहले स्टेप पर दे दे। हाँ दे लगाते रहो। 1 जुलाई को जवाब देना, ये नहीं बताएं कौन सही कौन गलत, ऑप्शन बना बना करके दे दें, अपना एक्सप्लेनेशन लिख करके रखे रहो। 1 जुलाई का एक्सप्लेनेशन सबमिट करना। नकल के लिए खुली छूट है, नकल तो तब करोगे ना क्वेश्चन पाओगे नहीं तो कहाँ से। बात छोड़ना, बात स्टार्ट करना, बात सॉल्यूशन। चलो वापस आओ, सुनो बारी बारी एक एक हिस्सा। हमको चेंज ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है, चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स। पहली निकालनी है C to B और दूसरी निकालनी है B to C। जो बोलो वो पहले निकाल दिया जाए। B to C नहीं, B to C तो इससे पहले वाला है, C to B। C to B निकालें, C to B निकालिए, फिर यहाँ से ये B to C निकालिए, C to B यहाँ से निकालिए। कुछ लिखना नहीं, कुछ लिखना सिर्फ देखना। ए वाला पहले कर रहे हैं, ठीक। ए वाले में जो निकालना है उसको वी वांट जस्टिस, P C to B ये चाहिए, C से B ही तो चाहिए। इसका मतलब हमको क्या चाहिए, ये देखो ये आ रहा है पूरा ठीक। दिस इज इक्वल टू, इसका मतलब जा कहाँ रहे हो B में, आ कहाँ से रहे हो C से आ रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखा जाए, C1 का कोऑर्डिनेट B कोऑर्डिनेट, C1 का B कोऑर्डिनेट, क्योंकि जा जहाँ पे रहे हैं वो दुनिया चाहिए। C2 का B कोऑर्डिनेट चाहिए, यही तो चाहिए, ठीक। अच्छा ये कैसे निकलेंगे, इसका मतलब अब बोलो कैसे निकाला जाए। प्रोसीजर पहले मिल चुका है, नकल छापो ना। चाहिए क्या, C से B आना है ना। तो पहले आज की तारीख स्टैंडर्ड होने की वजह से खुद यही B1 है, यही B2 है, यही B3 है, यही B4, कुछ अलग नहीं। अब आई बात समझ में, ये बात पहले जो तुम लोग बोल रहे सब सही बोल रहे हैं, इस चैप्टर की दरकार पे बोल रहे हैं। इस चैप्टर में अगर किसी सेट को एलआई कहना है तो तुमको ये कहना पड़ेगा कि अगर ये सेट एलआई है तो इसका
किसी बेसिस के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट कलेक्शन बनेगा वो भी कैसा होगा, एलआई बनेगा। अभी याद आई बात है, कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है लेकिन बहुत नहीं, सीखनी चाहिए भी है। चले यार निकालने भी आता है हाँ क्वेश्चन आता है इसका मतलब ये जरूरी चीज बी है। का पार्ट हाँ अभी हम जो ये पीबी की चर्चा कर रहे हैं ना, ये 4.4 से है और ये 4.4 की जो चर्चा पीबी वाली, हाँ बोलो। सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 25। हाँ जो तुमको प्रूफ करने के लिए कहे थे। चल लिख लिया जाए। ऐसे लिखना PV into B coordinate of x, ये PV into B coordinate of x वोल्टेज डाउन हो रहा है, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट देता है, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट देता है। सही है गलत? हाँ PV इंटू B कोऑर्डिनेट ऑफ x स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट देता है। किसके? x के, x के स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट। और बोले x का स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा? हाँ x इटसेल्फ होगा। तो कुल मिला के जो लिखा गया स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट देखा है सिर्फ आंख का धोखा है, वास्तविकता में ये x देता है। चैप्टर नंबर 4.4। अब घूमना समझ में आया? घूमा इसीलिए जाता है कि रास्ते याद हो जाए, अदरवाइज सीधा पढ़ने के लिए हम लोग सीधा पढ़ सकते हैं। गिल्ली डंडा खेलना बड़ा सीधा काम है, गुच्ची कब्जा करना मुश्किल काम होता है। लिखना स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट देता है, ठीक है? दैट इज PV into x कोऑर्डिनेट या B कोऑर्डिनेट ऑफ x इज इक्वल टू x खुद, क्योंकि x का स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट खुद x होता है। जिनको दिक्कत है यहीं पर लिखें, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में x का कोऑर्डिनेट कोई और नहीं, खुद कौन होगा? x होगा। जानबूझ करके इस बात को लिख रहे हैं, हालांकि नहीं लिखना चाहिए, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, लेकिन अब ऐसे हिंदी में रहेगा ना तो ज़्यादा स्ट्राइक करेगा। अंग्रेजी की भीड़ में मतलब अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा ललछमू हुआ पड़ा है, उसके बीच में कहीं कोई हरियर फेंक दे तो दिखाई देगा। या दूसरे शब्दों में कहें तो दैट इज PV नाम की चेंज ऑफ PV नाम की चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स, चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स, PV नाम की चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स B कोऑर्डिनेट को स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट में बदल देती है। स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट में बदल देती है। अभी याद रहेगा? कोई पूछे PV का काम क्या? PV का काम क्या? बोलो।
जल्दी कहो पीबी का काम क्या? पीबी का काम क्या? टाइम खत्म। पीबी का काम बी कोऑर्डिनेट को स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट में बदलना। पीसी का काम क्या? सी कोऑर्डिनेट को स्टैंडर्ड में बदलना। ठीक। पीटी का मतलब क्या? टी कोऑर्डिनेट को स्टैंडर्ड में बदलना। ठीक। पीबी टू सी का काम क्या? बी कोऑर्डिनेट को सी में बदलना। ठीक। जहां से चल रहे हैं वहां से जहां पे रुक रहे हैं वहां पर पटकना। जब सिंगल सिंगल पीबी पीसी कहा जाएगा तो इसका मतलब अगला बेसिस क्या लिया जा रहा है? स्टैंडर्ड लिया जा रहा है। यही बात ख्याल करने की है बस, बाकी तो सब मोह माया है। आई बात है समझ में? लिखना इन अनदर मैनर। हाँ लिखो लिखो इन अनदर मैनर। इन अनदर मैनर। तुम कहाँ कंफ्यूज हो? तो चौबड़ा जैसे ऊपर नीचे काहे देख रहे हो? कंफ्यूज कहाँ हो? बोलो बोलो बोलो, हो कहीं कंफ्यूज हो बोलो। हाँ चौबड़ा जानते हो किसको कहते हैं? खरगोश। ऐसे उसकी तरह। कुछ कंफ्यूज हो कहीं पर भयानक तौर से हो तो बहुत नहीं है। अरे तो ऊपर हम भी लिखे हैं, नीचे तुम भी लिखे हो, ना नकल छापो। आगे वाले की कॉपी से हमेशा पीछे वाला नकल कर सकता है? नहीं कर सकता है। पीछे वाला आगे वाले से हमेशा कर सकता है। जिस दिन आगे वाले की कॉपी में, जिस दिन आगे वाले ने पीछे वाले की कॉपी से नकल कर दी ना, उस दिन वो दुनिया की श्रेणी से, मनुष्यता की श्रेणी से ऊपर उठ जाता है। क्योंकि उसके लिए शुतुरमुर्ग वाली गर्दन चाहिए इस तरह। चलो अभी तो तुम पीछे बैठे हो, तुम शुतुरमुर्ग की श्रेणी में नहीं आ सकते, हम आ सकते हैं। सुनो इन अनदर वे लिखो, इन अनदर वे फॉर ईच एक्स, फॉर ईच एक्स बिलोंग टू द आर एन। अब वही n क्रॉस n पे बात कर रहे हैं। इन अनदर वे फॉर ईच एक्स बिलोंग टू द आर एन, ऐसे लिखना। PB यानी चेंज ऑफ मैट्रिक्स, चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स। PB इनटू B कोऑर्डिनेट ऑफ x इज इक्वल टू x इटसेल्फ। आया ना? इक्वेशन नंबर 1। अगली बात लिखो एंड PC इनटू C कोऑर्डिनेट ऑफ x इज इक्वल टू, फिर कौन? x इटसेल्फ। इक्वेशन नंबर 2। अरे ये रोमन वाला लिखना क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको 1 2 पहले ही कहीं छापा खाना जैसा खोल चुके थे। 1 2 अब लिखना फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 जिनके राइट हैंड साइड बराबर है उनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे। तो इसका मतलब हमको क्या मिला? हमें मिलता है PC इंटू C कोऑर्डिनेट ऑफ x इज इक्वल टू PB इंटू B कोऑर्डिनेट ऑफ x। सर B टू PC या PB टू PC क्या लिख सकते हैं? दोनों स्टाइल होगी पीछे किसमें? PC पहले लिखो या PB पहले लिखो? चाहे जहाँ लिख लो, पहले चाहे इसको लिख लो, पहले चाहे इसको लिख लो। इसमें एक मिनट, तुम PC को इधर लिखना चाहते हो? इधर लिखना चाहते हो? इस केस में किस केस में? इसमें हाँ, मैं इसको आगे पीछे करना चाहते हैं। मतलब ऐसे फ्लिप मारना चाहते हो? ऐसे फ्लिप मारना चाहते हो? नहीं, इसको तो खाली एक इधर, किस्म इसको की इधर। अच्छा इनको उधर उनको इधर। तो कोई हम इधर खड़े, मेरी तरफ कौन है? अभी मेरी तरफ कौन है? PC है। देखो हम इधर आते हैं, अभी मेरी तरफ कौन है? PB। बस इतने का तो अंतर है। तो तब भी PB तुम चाहते क्या हो? मैं PB डॉट कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स बेसिकली इक्वल टू PC। नहीं बोलो, हम लिखें, बोलो क्या चाहते हो? इसी को पहले लिखी, इसको बाद में। मतलब तुम ये चाहते हो तुम्हारी खाने में उल्टी पुल्टी चल रही है। B कोऑर्डिनेट ऑफ x इज इक्वल टू PC इनटू C कोऑर्डिनेट ऑफ x, यही चाहते हो?
बफर सिस्टम में आप चाहे पहले आइसक्रीम खाएं, चाहे पहले आप छोला भटूरा खाएं या आपके ऊपर इन्वर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं भाई काहे दिक्कत होगी, कौन दिक्कत होगी इन्वर्स में? जहाँ मेरी मर्जी उधर से इन्वर्स ले कोऑर्डिनेट ना चेंज करो बस, ये ना बदल देना बस खाली, हाँ कोऑर्डिनेट ना चेंज करो बस। ये ना बदल देना कि तुम इसको फ्लिप कर दो, क्योंकि बफर सिस्टम में इतनी आज़ादी होती है कि आप आइसक्रीम पहले खाइए, छोला भटूरा बाद में खाइए, लेकिन इतनी भी आज़ादी नहीं होती कि आप बांध के घर ले जाइए। ये रोक लगी हुई है। सुनो, अब हम ना जो चाहते हैं उस पे आते हैं। हम लोग B2C आ रहे थे, B2C। अब B2C आना है तो इसका मतलब तन्हाई वर्ड में किसको डालेंगे? जो चाहिए इसे। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट C कोऑर्डिनेट ऑफ x इज इक्वल टू, क्या किया जाए बोलो? PC इन्वर्स PC का इनवर्स PB इंटू PB और इंटू B कोऑर्डिनेट ऑफ x। तुम उसको लिखना चाहते हो? अब देखना तन्हाई वर्ड में किसको डालो? BC को। तो फिर वही काम करो, PC के इनवर्स से ऑपरेट कराओगे। ऑपरेट करो PC इनवर्स से, मैं XB निकाल दिया। क्या दिक्कत है? XB भी तो निकल जाएगा। अगर इससे XB निकालते हो तो देखो इधर से XB निकाल दे रहे हैं। XB यानी B कोऑर्डिनेट ऑफ x इज इक्वल टू PB का इनवर्स। अरे सुनो, और याद करने के तरीका मिलते हैं, बस सारे तरीके बढ़ते हैं। अपने को क्या चाहिए? C कोऑर्डिनेट चाहिए, अपने को C कोऑर्डिनेट चाहिए तो पहले PC का इनवर्स लगाना पड़ेगा। अपने को B कोऑर्डिनेट चाहिए तो पहले किसका इनवर्स लगाना पड़ेगा? PB का इनवर्स। देखो ना, PB का इनवर्स पहले लगा और फिर सीधे सीधे कौन? PC और फिर C कोऑर्डिनेट। अच्छा ये एक चीज देखो, मजेदार बात ये, जिसका चाहिए ये लोग अलग नहीं होना चाहते, ये सेम टू सेम बैठ रहे हैं बराबर। समझ में आएगा? इधर देखना, BB के साथ बैठना, अलग नहीं हुआ। तो जो चाहिए उसकी अगली वाली दुनिया एक साथ बैठ रही है। जैसे C चाहिए तो अगली दुनिया कौन होगी? B, वो हमेशा एक साथ बैठ रहे हैं। तो PB के साथ कौन बैठा है? इनवर्स भी पीछे नहीं लगा सकते सर, किस पे? इसके में इनवर्स भी लास्ट में इधर कोई दिक्कत इधर काहे नहीं है? अभी देखो ना दिक्कत कहाँ से आती है। दिक्कतें बनाई जाती हैं, होती नहीं है। PB XB यही, दिस इज इक्वल टू कितना था ये? PC XC ये था ना। तुम चाहते हो इधर देखो, PB इनवर्स को लाना चाहते हो ना, PB इनवर्स ऑपरेट कराओगे। अगर तुमने उधर राइट साइड से ऑपरेट कराया तो PB इनवर्स यहीं पर ठिठक करके कम्युटेटिव लग जाएगा और इधर आ जाएगा PB इनवर्स और तुम कुछ नहीं कर सकते। रफूगिरी नहीं काम आने वाली इसमें, क्योंकि ये दोनों छोड़ो, ये मैट्रिक्स कितने गुणे कितने की? इन्वर्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में। अरे ये n गुणे n बना, ठीक। ये कौन है? ये तो कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट तो एक कॉलम वेक्टर होता है। अगर कोऑर्डिनेट कॉलम वेक्टर होता है तो उसका कॉलम कितना होता है? 1। रो कितनी? n क्रॉस 1 और n क्रॉस n, क्या दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है? दिक्कतें आई, इसीलिए दिक्कतें बनाई जाती हैं, आती नहीं। ये फिलहाल के लिए कथा आज की इसी पर समाप्त कर। अच्छा ये पहले तो ये कौन है? ये B2C, लेकिन वहाँ देखो C का इन्वर्स चला है ना, वो B2C इन दोनों का प्रोडक्ट करके सीधे सीधे रख जाएगा। हाँ, यहाँ से अगर याद करना है, यहाँ से, ठीक, या जिसमें जाना है उसी का इन्वर्स चिपका होगा। ठीक, फिलहाल के लिए कथा यहीं पर समाप्त होती है। B2C प्रूव कर